घर आपके नाम पे नहीं है, घर बैंक के नाम पे है। घर खरीदना चाहिए या रेंट आउट करना चाहिए? बाइंग अ हाउस इज अ इमोशनल डिसीजन इन इंडिया। बहुत सारे लोग लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं, तो इट इज नॉट अ इंडिविजुअल डिसीजन। और दूसरी बात, इट इज नॉट अ लॉजिकल डिसीजन। पैसा इन्वेस्ट तो होते रहेगा। हो ही नहीं सकता है। बाजार के बाहर रह के तुमने पैसा सबसे ज्यादा गवाया है। क्या इन्वेस्टमेंट के बारे में इतना सब सोचना यार। मैं अपने प्रोफेशन में, धंधे में इतना ध्यान देता हूँ और बहुत इतना पैसा कमाता हूँ, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएगी। क्विक मनी इज द बिगेस्ट ट्रैप। पैसा लॉक हो जाता है, ऐसा सुना है मैंने म्यूचुअल फंड के अंदर। दैट इज नॉट द रियल। 10 साल के बाद मेरे अकाउंट में 7.5-8 करोड़ रुपए होने चाहिए। लॉजिकली नॉट पॉसिबल। आज की तारीख में घर खरीदना चाहिए। घर खरीदने का डिसीजन। आकाश भाई, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे मिलके। थैंक यू, ऑनर इज ऑल माइन सर। ग्रेट। अभी मैं जस्ट ऑडियंस को तब तक बता दूं कि हमारे जितने भी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड डिसीजन होते हैं सर ही लेते हैं, हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। और आज मैं उनसे आपको रूबरू करवाने वाला हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें अगर पैसा इन्वेस्टमेंट करना है तो कहाँ करें, कैसे करें। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनसे मिला जाए, जो आज तक हजारों लोगों के फाइनेंशियल जर्नी को सक्सेसफुली एक लेवल तक पहुंचा चुके हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलते हैं कि घर खरीदना क्यों है। मतलब एक टाइम था जब भी लोग सेफ्टी सिक्योरिटी देखते थे कि नहीं यार, मेरा रिटायर्ड के बाद एक घर होना चाहिए एंड ऑल। तो क्या वाकई में आज की तारीख में घर खरीदना चाहिए या रेंट आउट करना चाहिए? और अगर खरीदना चाहिए तो क्या राइट एज होना चाहिए उसका? सर, पहले तो घर खरीदने का डिसीजन इज नॉट अ लॉजिकल डिसीजन। जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक आप कभी भी वो डिसीजन ले नहीं पाओगे। इट इज अ इमोशनल डिसीजन इन इंडिया। बाइंग अ हाउस इज अ इमोशनल डिसीजन इन इंडिया, क्योंकि आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, आपके बेटर हाफ्स इन्वॉल्व होते हैं, सब लोग इन्वॉल्व होते हैं ये डिसीजन मेकिंग में। तो पहले तो ये समझो, इट इज नॉट अ इंडिविजुअल डिसीजन। और दूसरी बात, इट इज नॉट अ लॉजिकल डिसीजन। ठीक है, अगर समझो फॉर एग्जाम्पल मुझे घर नहीं खरीदना बट मेरे फैमिली मेंबर्स को घर खरीदना है, तो इसमें लॉजिक चलेगा? नहीं चलेगा। खत्म हो गई बात। सेकेंड चीज आप ये समझो, घर खरीदना कब चाहिए उस पर ज्यादा बात करनी चाहिए रादर देन घर खरीदना चाहिए कि नहीं। तो घर खरीदना कब चाहिए? तो आफ्टर आप जब अर्निंग शुरू करते हो, अर्निंग शुरू करने के 10 से 12 साल के बाद अप्रॉक्सीमेटली आपको घर खरीदना चाहिए। उसके भी बाद इफ यू कैन मैनेज। मतलब अगर 25 साल में कमाना शुरू करते हो तो आपको 38, 39, 40s, 42 मतलब लेट 30s अर्ली 40s में घर खरीदोगे तो इज द बेस्ट टाइम अकॉर्डिंग टू मी। अब उसका रीज़न क्या है? इट हैज़ टू हैव सम लॉजिक। आप 10-12 साल करियर में काम कर रहे हो तो आपने कुछ ना कुछ सेविंग्स किए, कुछ ना कुछ एक पैसा जमा हो गया है। करेक्ट। एंड दैट हैज़ कंपाउंडेड ओवर लास्ट 10-12 ईयर्स, 15 ईयर्स फॉर यू। तो जब 25 में कमाना चालू किया और आप 40 में घर खरीद रहे हो तो यू हैव अ कॉर्पस। समझो, आपने एग्जाम्पल लेते हैं, बाय द टाइम इन लास्ट 15 ईयर इफ यू स्टार्ट वर्किंग एट 25-40 तक आपने 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस बना लिया। अब जाके आप क्या सोच रहे हो कि मैं घर खरीद लेता हूँ। सबको पता है कि मैं 1 करोड़ का घर खरीदने वाला हूँ, 1.5 करोड़ का घर खरीदने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है? उतना सोचना है कि मैं कितना कॉर्पस उसमें से निकालूं, कितने का लोन लूं, और बाकी का कॉर्पस आपके लिए ऑलरेडी रेडीली अवेलेबल है। करेक्ट। ऐसा नहीं है कि आप 40 के एज में क्या बोलोगे, क्या है आपके पास तो सिर्फ घर है। आप क्या बोलोगे, मैंने घर तो लिया है, छोटा मोटा साथ में लोन भी है, एंड प्लस आई हैव अ इन्वेस्टमेंट कॉर्पस विथ मी, मेंटली भी फाइनेंशियली भी, हर तरीके से। दूसरी चीज़, जब आप लेट 30s अर्ली 40s में घर खरीदते हो, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो चुके हो, आपकी जॉब करियर भी थोड़ा सेटल्ड है। वो अर्ली 30s में सेटल्ड नहीं होगा कि होगा? नहीं होगा, राइट? यस। तो अब जब 40s के आसपास होते हो और आप खरीदते हो तो आपका कैश फ्लो सेट है। आपके फैमिली को अभी रिक्वायरमेंट पता है कहाँ खरीदना चाहिए, कैसा खरीदना चाहिए। आपके अगर बच्चे हो गए तो उनकी प्रायोरिटीज़ अलग होती है कि उनकी स्कूल कहाँ है, उनको राइट एनवायरनमेंट कहाँ मिलेगा, बहुत सारी राइट चीज़ें कहाँ मिलेगी, और तब जाके आप घर खरीदो। क्योंकि घर यूजुअली रोज रोज बदल नहीं सकते हो खरीदा हुआ घर। ट्रू। इट इज़ वन टाइम परचेज फॉर मोस्ट ऑफ द इंडियंस। तो जब आप एक बार खरीदने वाले हो और आपकी बहुत बड़ी जमा पूंजी लगाने वाले हो, तो जब तक ये चीज़ों की क्लैरिटी ना हो, आप सेटल्ड ना हो, तो ज़्यादा लोड लेके घर खरीदना बेवकूफ़ी है।
क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो 10 लाख का डाउन पेमेंट करके 1 करोड़ का घर खरीदते हैं। तो भाई ये घर तुम्हारा नहीं है, ये वो सोशली बोलने के लिए अच्छा लगता है घर खरीद लिया, बट ये घर है किसका? बैंक का, बिकॉज 90 लाख रुपीज इज बाय द बैंक। तो घर आपके नाम पे नहीं है, घर बैंक के नाम पे है। सो बेटर जस्ट आउट ऑफ गेटिंग सोशली एक्सेप्टेड आप घर जल्दी खरीद लेते हो, वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। वो फाइनेंशियली बहुत ट्रबल देती है, जो 10 साल 15 साल 20 साल बाद पता चलता है। और अर्लियर जब आप घर खरीदते हो, आप क्या करते हो? कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर रहे हो ऑन योर बैंक लोन, जो आपको कमाना चाहिए था इन योर इनिशियल ईयर एंड हैव द एंजॉय द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। आप उसके बदले क्या कर रहे हो? यू आर पेइंग द कंपाउंडिंग का पैसा टू समवन एल्स। तो उससे आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप बहुत सारी वेल्थ डिस्ट्रॉय कर रहे हो। सो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। एंड द आइडियल एज इज वंस यू हैव कंप्लीटेड 10 to 15 years ऑफ योर करियर, उसके बाद ही घर खरीदो। लेकिन ये 10-15 साल तक कौन राह देखता है यार? आजकल तो सब लोगों को क्विक मनी चाहिए। मतलब सारी चीजें एकदम फटाफट होनी चाहिए कि आज पैसा इन्वेस्ट किया, हर थोड़े दिन के बाद बढ़ना चाहिए पैसा, मैं विड्रॉ कर लूँ, कहीं और इन्वेस्ट कर लूँ। तो 10-10 15-15 साल तक कौन राह देखता है आज की तारीख में? करेक्ट है। इसके बारे में एक ही चीज़ है सर, क्विक मनी इज द बिगेस्ट ट्रैप। मेकिंग मनी क्विक से बड़ा ट्रैप कोई है ही नहीं। सबसे ज़्यादा लोग इसी में फंसते हैं। इसमें क्यों फंसते हैं उसका बेसिक चीज़ समझो। 2016-17 में अगर आपको याद होगा तो सबसे बड़ा यूफोरिया कौन सा था? 16, 17, 18 में क्रिप्टो। एवरी यंगस्टर वांटेड टू इन्वेस्ट वेयर? बिटकॉइंस, इथेरियम, फलाना ढिकना, ऐसे ऐसे कॉइन्स आए थे, मीम कॉइन्स जिसका नाम भी नहीं पता आज, करेक्ट, और वो गायब हो गए। बट पीपल वांटेड टू मेक क्विक मनी। और क्विक मनी में हुआ क्या? दे लॉस्ट द एंटायर कैपिटल ऑफ देयर सेल्स। वजीरेक्स नाम का जो प्लेटफॉर्म था, वहाँ पर अभी बहुत बड़ा ये हो गया, हैक हो गए। तो पीपल हैव लॉस्ट $250 million अप्रोक्सीमेटली। तो उससे क्या हुआ? इवन बिफोर नोइंग व्हाट इट वाज, यू हैव लॉस्ट योर कैपिटल। करेक्ट। सिमिलरली जब आप बहुत क्विक मनी बनाने जाते हो, यू एंटर इनटू थिंग्स लाइक मैं ट्रेडिंग करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं फ्यूचर्स ऑप्शंस करूंगा, डेरिवेटिव्स करूंगा, स्विंग ट्रेड करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। उससे क्या हो रहा है? लास्ट ईयर as per SEBI's data, futures and options में retail investors have lost 59,000 crores. 59,000 crores. Oh. What is this? This is money lost. This is destruction of wealth. For what? For making quick money. कि मैं इतना 10 साल 15 साल रुक नहीं सकता। You will have to understand very very well कि पता है वो जो खाना बनता है धीमी आंच पे, तो धीमी आंच पे जब खाना बनता है तो कैसा टेस्टी बनता है। करेक्ट, बराबर है। तो जब धीमी आंच पे जब आपकी वेल्थ भी बनती है ना, तो वो असली वेल्थ बनती है। बाकी सब एकाध तुक्का लग गया, एकाध स्टोरीज आ गई, दीज आर ऑल वंस इन अ ब्लू मून सरप्राइज होती है। कभी कभी फ्रॉड स्टोरीज भी होती है और फ्रॉड कमिटमेंट्स भी होते हैं, और ऐसा आजकल बहुत हो रहा है। तो मेक श्योर दैट योर वेल्थ इज क्रिएटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज रियल वेल्थ। तो व्हाट शुड बी द परसेंटेज आइडियल? जैसे आपने म्यूचुअल फंड में और गोल्ड में तो बता दिया कि ये एवरेज रिटर्न आता है, तो मैं कैसे कंसीडर करूँ कि ये परसेंटेज अगर मुझे रिटर्न मिल रहा है ना, तो आई एम ऑन अ राइट ट्रैक? तो व्हाट शुड बी दैट आइडियल परसेंटेज? सो अब तक इंडेक्स ने ओवर लॉन्गर ईयर्स ऑफ टाइम दिया है 14-15% काइंड ऑफ रिटर्न्स। इंडिया का ग्रोथ रेट इज क्लोज टू 7%। ओवर एंड अबाउ दैट देयर इज इन्फ्लेशन ऑफ 5%, 4 to 5%। सो आपका 7 + 5 बन गया 12, और लिस्टेड कंपनीज और बिगर कंपनीज विल गिव 2-3% हायर रिटर्न्स, तो वही 15% बनता है। तो वही 14-15% साल का रिटर्न बनना चाहिए, कंपाउंडेड फॉर अ लॉन्गर ईयर्स ऑफ टाइम। अगर उतना रिटर्न अगर आपका बनता है तो यू हैव अचीव्ड द राइट थिंग। बट इट हैपेंस ओवर अ लॉन्गर ईयर्स ऑफ टाइम, यू गो थ्रू लॉट ऑफ वॉलिटिलिटी, और तब जाके पैसा बनता है। हर साल इक्विटी का रिटर्न 12-15% आना पॉसिबल नहीं होता है। एंड सेकेंड थिंग, फॉर पीपल हु आर ट्राइंग टू चेज हायर रिटर्न्स, हु इज द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड? वॉरेन बफे। वॉरेन बफे का पोर्टफोलियो लास्ट 50, 60, 70 साल से कितने परसेंट से ग्रो हो रहा है? 19-20% से ग्रो हो रहा है। एंड ही इज अमंग्स द रिचेस्ट पीपल इन वर्ल्ड।
क्यों? क्योंकि धीमी आंच पे उन्होंने खाना पकने दिया, धीमी आंच पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट चलने दिया, एंड कंपाउंडिंग का मैजिक साथ में चला, एंड ही हैज क्रिएटेड हिस्ट्री, मैजिक। करेक्ट। आजकल बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा अपनी हॉबीज़ और पैशन फॉलो करने के पीछे ज़्यादा इन्वेस्ट करना समझते हैं कि नहीं यार ठीक है यार, पैसा इन्वेस्ट तो होते रहेगा, लेकिन मुझे ये पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, या मेरी कुछ हॉबीज़ है, मेरा कुछ पैशन है, मैं उसको फॉलो करने के पीछे मैं पैसा इन्वेस्ट करूँ। तो आपके हिसाब से क्या सही रहेगा? क्या आपको हॉबीज़ पैशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट को, या बैलेंस करना चाहिए दोनों को? सर मुझे लगता है द राइट पाथ टूवर्ड्स अचीविंग एनीथिंग इज अ बैलेंस। जो आप 20 साल की उम्र में करते थे वो आप 30 की उम्र में नहीं कर रहे हो। जो आप 30 की उम्र में करते थे वो 40 की उम्र में शायद नहीं करोगे। जो 40 में कर सकते हो वो 50 में कर नहीं पाओगे, और जो 50 में कर रहे हो वो 60 में बिल्कुल नहीं कर पाओगे। सो हर चीज का एक राइट टाइम होता है। आप ऐसा बोल सकते हो क्या मैं अभी पैसा बचाता हूँ, मैं 60 साल की उम्र में घूमने जाऊंगा? आप 60 साल की उम्र में घूम सकते हो क्या? आई होप आप घूम पाओ, यू हैव दैट फिट एंड फाइन हेल्थ, बट इज इट रियली पॉसिबल? आंसर इज प्रोबेबली नो। सो जो चीज़ आप जो टाइम पे करनी चाहिए वो टाइम पे करनी चाहिए, पर साथ में आप ये बोल सकते हो क्या कि मैं सिर्फ ये करूंगा, आई विल टेक वन एक्सट्रीम एंड मैं इन्वेस्टमेंट ही नहीं करूंगा। तब 60 में क्या करोगे? बच्चों पे डिपेंडेंट रहोगे? तब काम करोगे पैसा कमाने के लिए? नहीं कर पाओगे ना। करेक्ट। सो इट हैज टू बी अ बैलेंस, राइट? कैन इट बी एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स? आंसर इज नो। कोई लोग बोलते हैं कि नहीं सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आई एम नॉट अ बिलीवर ऑफ दैट। नीदर आई एम अ बिलीवर ऑफ कि कल हो ना हो आज सब कुछ कर डालो। आई एम नीदर अ बिलीवर ऑफ दैट, क्योंकि अगर गलती से कल हुआ तो तब तुम क्या करोगे? ट्रू। सो इफ यू मेंटेन अ फाइन बैलेंस, नथिंग लाइक इट। मतलब आई थिंक दैट इज द बेस्ट सिनेरियो टू गो अहेड विद। लेकिन म्यूचुअल फंड के रिलेटेड भी आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है कि म्यूचुअल फंड विल बी द बिगेस्ट स्कैम ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ आप किस तरीके से देखते हो? इस तरीके से देखता हूँ, हंसी के तरीके से, क्योंकि मैंने देखा शायद बहुत लोगों से कि ये एक बहुत कोई वायरल रील हुई है जहाँ पर बोल रहे हैं म्यूचुअल फंड विल बी द बिगेस्ट स्कैम इन इंडिया। तो मुझे लगता है ये जिसने भी बोला है ही इज इलिटरेट, ही डजंट हैव द राइट नॉलेज, और उन्होंने कुछ भी बोल दिया है जहाँ से लोग गुमराह हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसी चीज़ है विच इज looked after. Rules and regulations are put by SEBI. SEBI is a premier institute in India. उसके बाद एम्फी देखती है, there are rules and regulations. वो बहुत ट्रांसपेरेंट मीडियम है जहाँ पर आपको सब कुछ दिखता है, सब कुछ पता चलता है, एंड उनको ड्यू डिलीजेंसेस उनके ऊपर फंड हाउसेस के ऊपर होते हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेस के ऊपर होते हैं। दे हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स बिफोर मैनेजिंग पीपल्स मनी। सो मुझे लगता है इससे बेहतरीन तरीका अपना पैसा इन्वेस्ट करने का कुछ नहीं हो सकता है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी ट्रांसपेरेंट मीडियम। इट इज़ अबाइडेड, इट हैज़ टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ सेबी, एम्फी एंड द गवर्नमेंट। क्योंकि ये रिटेल का पैसा है तो गवर्नमेंट कीप्स एन एक्स्ट्रा चेक, और सेबी जैसे इंस्टीट्यूशन कीप्स एन एक्स्ट्रा चेक ऑन ऑल ऑफ दिस। पहली बात। और अगर आप देखो तो जब भी आप डेटा के बिना कोई चीज़ सुनो ना तो उसको सुनना बंद कर दो। उसमें बोलते हैं, अगर आपने वो वायरल रील देखी हो तो, कि सब स्टॉक्स 3-4x हो गए और कौन सा म्यूचुअल फंड है जो 3-4x हुआ है। दैट वाज द रील। आपने जो सुना है मैंने। करेक्ट। तो अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ, यही चीज़ को अपन नंबर्स पे चले जाते हैं। एक फंड है, हम लोग एक फंड का एग्जांपल लेते हैं। उन्होंने स्मॉल कैप मिड कैप की बात की है, तो हम लोग एक फंड की बात करते हैं, वो है निप्पॉन का स्मॉल कैप फंड। बराबर है। कोविड के पहले उनकी NAV थी क्लोज टू 42 रुपीज़ एवरेज। कोविड के बाद हो गई 28 रुपये। कोविड आया, जो डाउनफॉल आया तो 28 रुपये हो गई। आज कितनी है? 180 रुपये। बराबर। तो फ्रॉम 42 रुपीज़ टू 180, हाउ मेनी टाइम्स इट इज? 4.5x। 28 रुपये से कितना है? मोर देन 6x। तो ये है ट्रू। अभी सेकंड ले लेते हैं, उन्होंने स्मॉल कैप के साथ मिड कैप की भी बात की, तो हम लोग एक मिड कैप फंड ले लेते हैं, एडलवाइस का मिड कैप फंड विच हैज़ अ हिस्ट्री। कोविड के पहले NAV क्या थी? 28 रुपये।
कोविड के टाइम पे जब डिप आया तो NAV हो गई थी 18-19 रुपये। आज NAV क्या है? 98-99 रुपीज। 19 रुपये से 99 तक इज 5x। 28 रुपये से 99 रुपीज इज 3.5x। तो 3, 4, 5, 6 गुना पैसा हुआ है। yes. तो हुआ है तो उसको हर चीज म्यूचुअल फंड्स में आर लुक्ड विद द बेंचमार्क। तो ये जो चीज बोलते हैं और ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देते हैं, मुझे लगता है वो लोगों को गुमराह करने के लिए होता है, या खुद का कोई प्रोडक्ट होगा या स्टॉक एडवाइस होगी जो बेचनी होगी शायद। आई डोंट नो दैट पर्सन पर्सनली। व्हाट आई नो इज म्यूचुअल फंड्स एंड व्हाट आई नो इज लॉट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गो बिहाइंड द एंटायर स्टोरी, द ड्यू डिलिजेंस दैट दे हैव टू गो थ्रू, दैट दे हैव टू अडर टू। तो मुझे लगता है ये चीज़ बोलना, और म्यूचुअल फंड्स मैनेज मोर देन 60 lakh crores ऑफ पीपल मनी एंड देर आर मोर देन 3, 4, 5 crore इन्वेस्टर्स। तो ये सब झूठ बोलना, पब्लिक में डर फैलाना, ये सब गलत है। करेक्ट, नहीं होना चाहिए। तो आपके माध्यम से और आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको बताना चाहूँगा, डू नॉट गेट इनटू ऑल दिस नॉनसेंस बिकॉज इट इज़ नॉट अ स्कैम। अराउंड 2030s में जो लोग रहेंगे उनको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए? कोई ऐसे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी स्पेसिफिक रहेगी कि इसमें करो या उसमें करो? खुद का बिहेवियर अच्छे से मैनेज करो क्योंकि अगर बिहेवियर मैनेज हो गया तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। 1-8% रिटर्न ऊपर नीचे बने, दैट इज नॉट द क्राइटेरिया। द क्राइटेरिया इज हैविंग अ गुड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। आप रिस्क भी मैनेज करो, रिटर्न्स भी मैनेज करो। सिर्फ रिटर्न्स को चेज मत करो, खुद का रिस्क एपेटाइट समझो, फिर इन्वेस्टमेंट करो और उसके बाद आपका बिहेवियर संभालो। मैनेजिंग बिहेवियर इज द की थिंग। पैसा लॉक हो जाता है ऐसा सुना है मैंने म्यूचुअल फंड के अंदर। तो ऐसा देर आर 2 types ऑफ फंड्स। वन आर ओपन एंडेड फंड्स, वन आर क्लोज्ड एंडेड फंड्स। जो क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं उसमें एक फिक्स्ड एंट्री पॉइंट होता है और फिक्स एग्जिट पॉइंट होता है, तो वहाँ पर पैसा शायद लॉक होता है, मतलब लॉक होता है। फिर दूसरी कैटेगरी एक होती है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स विच आर टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स। वहाँ पर आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक्ड होता है। दीज आर द 2 कैटेगरीज जहाँ पर आपका पैसा लॉक्ड होता है। अदर देन दैट म्यूचुअल फंड्स में देर आर नो अदर कैटेगरीज जहाँ पर आपका पैसा लॉक्ड होता है, क्योंकि ओपन एंडेड फंड्स है, वहाँ पर आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो। शायद आप वो टाइम के पहले पैसा निकालो तो देर इज सम एग्जिट लोड दैट यू हैव टू पे, बट योर मनी इज लिक्विड, आपको पैसा मिल सकता है वापस। ग्रेट। सो म्यूचुअल फंड अब तक तो मुझे लग रहा है कि एकदम सही है और सभी लोगों के लिए एकदम सही है, लेकिन क्या म्यूचुअल फंड अलग अलग गोल्स के लिए अलग अलग होता है? मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मुझे घर खरीदना है तो मुझे कोई अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा या सेम होता है सबके लिए? सो बेसिकली आप आपका टेन्योर देख लो, टाइम फ्रेम देखो और इस हिसाब से आप कौन से फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो वो ट्रैक कीजिए। जैसे कि मैंने बताया था कि शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। आपका व्यू 3 साल के नीचे का है तो देर आर शॉर्ट टर्म फंड्स जहाँ पर आप पैसा डालिए। 5-6 साल के नीचे का गोल है, 3 साल के ऊपर से लेके 6 साल के नीचे का, तो देर आर डिफरेंट फंड जहाँ आप इन्वेस्ट कीजिए। और 6 साल के ऊपर का गोल है और आपका रिस्क एपेटाइट भी है तो आप इक्विटी फंड में जरूर निवेश कीजिए। वो बहुत अच्छा तरीका है पैसा इन्वेस्ट करने का, उसी को हम एसेट एलोकेशन बोलते हैं। और अगर आपका व्यू है कि मेरा इमरजेंसी फंड के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसके लिए भी म्यूचुअल फंड होते हैं, ओवरनाइट फंड होते हैं और 1-2 चीज़ें होती है जहाँ पर आप बहुत छोटे टेन्योर के लिए भी आपका पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अमेजिंग। मतलब म्यूचुअल फंड ने सारी चीज़ों का ध्यान दिया है, मतलब आपको जो चीज़ चाहिए सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये चीज़ बहुत कम पता होती है। हाँ। म्यूचुअल फंड कैन स्टार्ट फ्रॉम 1 or 2 days ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड गो अप टू 10 years, 20 years, 50 years ऑफ योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। तो 1-2 दिन से लेके 30, 40, 50 साल के लिए देर आर फंड्स अक्रॉस कैटेगरीज, अक्रॉस टाइम फ्रेम, अक्रॉस रिस्क एपेटाइट जहाँ पर आप अपना पैसा लगा सकते हैं। क्या मैं किसी और के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा किड है या मेरे कोई फैमिली मेम्बर है, तो क्या उनके 1-2 साल की उम्र से ही इन्वेस्टमेंट करना चालू कर सकते हैं उनके लिए, कि उनके रिटायरमेंट या उनके यंग एज में काम लगेगा, व्हाटएवर? तो बेसिकली जब आपको चाइल्ड होता है
तो आपको उनके ऊपर आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड हो जाती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसकी अच्छी परवरिश करना, और वो परवरिश के लिए जो पैसा लगे वो देना, क्योंकि दैट इज हाउ यू विल हेल्प ग्रो योर चाइल्ड बेटर। करेक्ट, बराबर है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टाइम और परवरिश देना है, और दूसरा पैसा देना है ऑन टाइमली बेसिस। सबसे ज़्यादा पैसा बच्चे के लिए लगता कब है? फ्रॉम द टाइम ही टर्न 16 टू द टाइम ही इज 21, 22, 23। वो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। तो उसका प्लान कब करना चाहिए? तो मुझे लोग पूछते तो मेरा एक ही जवाब है, जिस दिन बच्चा पैदा हो उसी दिन से कर देना चाहिए। क्योंकि आज अगर कोई बच्चे को अब्रॉड भेजना है तो सर आप एजुकेशन फील्ड से हो, आपको पता है 70-80 लाख रुपए के नीचे कुछ नहीं होता है। अगर इन्फ्लेशन गिन लो तो 1-1.5-2 करोड़ रुपए लग जाएंगे आगे बच्चों को जाने के लिए। तो 1-1.5-2 करोड़ रुपए अगर आपको अब्रॉड भेजना है आपके बच्चे को पढ़ाई करने, तो आप कहाँ से लाओगे एक दिन में? यू नीड, अगर आपके पास 15 साल है, 16 साल है, तो छोटा 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 पैसा भी बहुत बड़ा हो जाएगा, और वो एक साथ आपके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा कि आपको पैसा देना है। तो यू कैन इन्वेस्ट फॉर योर चाइल्ड, ऐसा कुछ आप प्लान कर सकते हो और अच्छे से प्लान कर सकते हो। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी सोचते रहेंगे, यार ये क्या है इन्वेस्टमेंट के बारे में इतना सब सोचना है, यार मैं अपने प्रोफेशन में, धंधे में इतना ध्यान देता हूँ और बहुत इतना पैसा कमाता हूँ, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएगी। सर पैसा है ना ऐसी चीज़ है जिसको अगर मैनेज नहीं किया तो बहुत तकलीफ है। आप हम लोग एक सिंपल बात करते हैं, हमारा गोल क्या होता है? बहुत ज़्यादा पैसा कमाना, नेम एंड फेम कमाना। अगर ये 2 चीज़ हो गई तो वी हैव अचीव्ड एंड डूइंग वेरी गुड इन योर प्रोफेशन। करेक्ट। अगर ये तीनों चीज़ हो गई तो यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन योर लाइफ। बराबर है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप माइकल जैक्सन को जानते हो? यस। आज भी जानते हो। वो रहते यूएस में थे, बट ही वॉज अ ग्लोबल फिनोमिना। ही वॉज अ फिनोमिना, ग्लोबल फिनोमिना। उनकी डेथ को भी सालों हो चुके, तो भी हमको पता है वो कौन है। बराबर है। मतलब नेम, फेम, पैसा, शोहरत, सब कुछ उन्होंने देखा था। फिर भी व्हेन ही डाइड ही हैड वन ऑफ द बिगेस्ट डेट। मतलब उन्होंने पैसा बहुत कमाया बट खर्चा भी उतना कर लिया, लाइफस्टाइल भी वैसी बिल्ड कर ली। वो सब संभालने के चक्कर में वो डेट में चले गए। आखिरी में हुआ क्या? व्हेन ही डाइड ही हैज लेफ्ट लॉट ऑफ डेट। तो इससे हुआ क्या? कुछ नहीं। सो द पॉइंट इज, अकेला पैसा कमाने पे फोकस रखा और बाकी सब मनी हैबिट्स खराब है आपकी, तो आप कभी पैसे वाले नहीं हो सकते हो। आप पैसे वाले दिख जरूर सकते हो, पैसे वाले बन नहीं सकते हो। यू कैन लुक रिच बट यू कैन नॉट बिकम वेल्दी, और एल्स यू कैन बिकम वेल्दी एंड नॉट लुक रिच। द चॉइस इज योर्स। लेकिन ऐसी क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स लोग करते रहेंगे? अगर आप अभी से हमें बता दो तो एटलीस्ट वी विल स्टे प्रिपेयर्ड। जैसे मेरे साथ, अब मैं मेरा इंसिडेंस एक बता दूं कि मैंने जब इनिशियली ये सारे एप्लीकेशंस आ रहे थे तो मैंने 2-3 एप्लीकेशन के अंदर मेरे अकाउंट बना लिए थे। मतलब वो डीमेट तो एकदम फटाफट से बन जाता है, और आजकल तो एड्स भी बहुत सारी दिखती है कि आप यहाँ पर क्लिक करो, डीमेट अकाउंट ओपन कर लो, ऐप डाउनलोड करो, ग्रो ऐप, ज़ीरोधा, देयर आर सो मैनी। डाउनलोड करो, अकाउंट बन जाएगा, उसके अंदर गूगल पे से, यूपीआई से ट्रांसफ़र करके आप शेयर्स खरीदने भी चालू कर देते हो। लेकिन आज की तारीख में ऐसा हो गया कि मुझे वो अभी याद भी नहीं है कि कितने जगह पर मैंने अकाउंट ओपन करके रखा है और कहाँ कहाँ पर मेरा क्या क्या पैसा फंसा हुआ रहेगा। तो क्या ऐसी कोई मिस्टेक्स आपके कोई किसी क्लाइंट के साथ हुई है, या क्या क्या चीज़ें होती है? मुझे अगर थोड़ा डिटेल में बता सको तो वी विल स्टे प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है, कभी कभी इम्पल्सिव डिसीजन हो जाते हैं कि आप देख रहे हो, ब्राउज कर रहे हो और कभी कुछ खरीद लिए और फिर याद नहीं है क्या खरीदा। तो इन्वेस्टमेंट शुडंट बी अ इम्पल्सिव डिसीजन। इट इज़ नॉट अ सिंगल थिंग ना कि हम जा रहे हैं और विंडो शॉपिंग करके आ गए। सो इट शुडंट बी दैट वे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर ऐसी कोई गलती हो गई है तो देयर इज अ NHDL और CDSL स्टेटमेंट जिसमें आपको सब कुछ दिख जाएगा। तो आप ज़रूर उसका यूज़ करें, जिससे आपको समझ जाएगा कि आपके पैसे कहाँ कहाँ, कौन से डीमैट अकाउंट ओपन हो गए हैं, क्या क्या हो गया और कहाँ कहाँ पैसे हैं। सो यू कैन जस्ट कंसोलिडेट इनटू अ सिंगल प्लेस rather than having 10 डीमैट अकाउंट्स for some different reason. I guess having a 1 डीमैट account or maximum 2 डीमैट accounts is a logical thing to do. Second thing, आप जब भी इन्वेस्टमेंट करो तो थोड़ा प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कीजिए। प्लान्ड इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कि हम बहुत एक्साइट हो गए कि इंडियन इक्विटी मार्केट में यूफोरिया है और हम भी उसके पीछे भाग गए कि सब पैसा उधर डाल दो, पर हमने उस पैसे को टाइम नहीं दिया, कंपाउंड नहीं होने दिया, तो क्या हो जाएगा?
गेम ओवर। पता चला अगले साल तुम्हारी शादी है, अगले साल घर खरीदना है और अपने 1 साल के हिसाब से इक्विटी मार्केट्स में पैसा डाला, which could again turn out to be a very very wrong decision because in a shorter period of time markets are always volatile. करेक्ट। वो कभी ऊपर भी जा सकता है, कभी नीचे भी जा सकता है. You never know how the markets will go, but over a longer term you have higher probability of making money. तो ये बेसिक्स है कि आप जब भी इक्विटी मार्केट्स में एंटर होते हो तो मिनिमम 6-7 साल का टाइम फ्रेम लेके एंटर होना चाहिए. शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटीज में नहीं आना चाहिए. There are different places to invest, there are different places to save your money. So depending on the time frame, depending on your goals, तो कभी भी इन्वेस्टमेंट इम्पल्सिव मत कीजिए. वो हम लोग कोई विंडो शॉपिंग करने जाते वैसी चीज़ है नहीं. करेक्ट. हमको करना क्या चाहिए, सबसे पहले बिफोर यू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी, सिट अलोन, टेक हेल्प ऑफ योर फैमिली, टेक हेल्प ऑफ अ एडवाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर, हुसोएवर. आपका गोल प्लानिंग कर लीजिए. जब वो चीज़ क्लियर होगी बाकी सब ऑटोमेटिकली इन प्लेस आ जाएगा. अब आप सिंपल एग्जांपल ले लो. अभी मुझे यहाँ से पता है हम लोग मुंबई में बैठे हैं, सेंटा क्रूज में बैठे हैं. यहाँ से मुझे जाना है चर्च गेट, बच गए हैं XYZ. तो विच इज़ द फास्टेस्ट रूट, मुझे सबसे जल्दी पहुँचना है, तो मैं कैसे जाऊँगा? ट्रेन से जाऊँगा. बराबर है. ये कैसे पता चला? जब मुझे पता है मेरी डेस्टिनेशन क्या है. अब आप सोचो मुझे डेस्टिनेशन ही पता नहीं कहाँ जाना है, तो मैं क्या करूँगा? बाहर खड़े रह के सोचूंगा ओला से चले जाओ, रिक्शा से चले जाओ, टैक्सी से चले जाओ, ट्रेन से चले जाओ, बस से चले जाओ. क्या करूँ? ये कन्फ्यूजन कब होता है? जब डेस्टिनेशन पता नहीं है. सो फर्स्ट वर्क ऑन योर डेस्टिनेशन, देन वर्क ऑन द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो हमको जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो व्हाट इज इट? इट इज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच अवर डेस्टिनेशन. तो अपना डेस्टिनेशन जब क्लियर होगा तो मीडियम पता चलेगा, और जब मीडियम पता चलेगा ऑटोमेटिकली यू विल रीच द प्लेस. चलो ये चीज़ तो मुझे समझ गई कि चलो अगर मेरा गोल क्लियर है, मुझे कहाँ जाना है पता चल गया, मेरा डेस्टिनेशन अभी मुझे पता चल गया है, इन्वेस्टमेंट के थ्रू जाना ये पता है. इन्वेस्टमेंट के लिए आपने बताया कि किसी म्यूचुअल फंड एडवाइज़र से बात करो या डिस्ट्रीब्यूटर से बात करो या कोई कोचेज़ को मिलो या हुएवर इट इज़. लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है, देयर आर सो मैनी पीपल जो आज कोई पार्ट टाइम काम कर रहा है, कोई इंटर्नशिप कर रहा है, उनकी रेगुलर इनकम नहीं है, कॉलेज के साथ साथ फॉर एग्जांपल कोई कर रहा है, लेकिन आज मेरे अकाउंट में 2-5 हज़ार रुपये आ गया. मुझे पता है कि ये मैं अकाउंट में ऐसे ही रखूँगा तो कहीं ना कहीं खर्चा हो जाएगा, तो मुझे कहीं ना कहीं उसे इन्वेस्ट करना है. तो एक अगर कोई चीज़ आप कहना चाहो, सजेस्ट करना चाहोगे, हाँ आपके पास कभी ऐसा 2-5 हज़ार 10 हज़ार रुपये आ गया तो आप इस तरीके से इन्वेस्ट कर दो, तो वो क्या होगा? सो म्यूचुअल फंड्स में मुझे लगता है, बिकॉज आई डू नॉट नो द पर्सन, मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं है, बट इतना पता है कि उनके पास थोड़ा बहुत पैसा है. सो एंड अगर आपको पता है ये पैसा मुझे 5-7 साल के लिए एटलीस्ट नहीं चाहिए, और आपको लगता है कि मुझे इक्विटी एज अ मीडियम में एंटर होना है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं, मल्टी कैप फंड्स होते हैं, वो डाइवर्सिफाइड फंड्स होते हैं विच हैव अ मिक्स ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप. तो वहाँ से एंटर होना चाहिए. अगर आप बहुत ही नए हो, आपको कुछ नहीं पता, सो देर आर इंडेक्स फंड्स, देर आर लार्ज कैप फंड्स, आप वहाँ से एंटर हो जाइए. और अगर आपको हर चीज़ का फ्लेवर चाहिए विच इज़ मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप्स, ऑल द 3 कैटेगरीज एंड अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, तो यू कैन लुक एट मल्टी कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स. ये थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूँगा, ये लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है. मैं थोड़ा रॉ रखना चाहता हूँ ये चीज़ को, तो एकदम बेसिक से एक मास्टर क्लास चल रहा है आज. ओके. तो सेबी ने ये बहुत अच्छी चीज़ की है, वो कैटेगराइजेशन लेके आ गए हैं म्यूचुअल फंड्स में, और उन्होंने कैटेगरीज बना दी है और एक हर कैटेगरी को स्पेसिफिक बना दिए. तो वो बोलते हैं लार्ज कैप्स होते हैं, मिड कैप होते हैं और स्मॉल कैप होते हैं. तो लार्ज कैप्स क्या होते हैं? दे आर द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन इन इंडिया. तो फर्स्ट कंपनी से लेके 100th कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन जो भी बड़ी होती है, दे आर कॉल्ड लार्ज कैप्स. जैसे एग्जांपल रिलायंस, टाटास हो गई, हाँ, मतलब ये सब लार्ज कैप्स में आ गए. इन्फोसिस हो गई, TCS हो गई, दे आर ऑल लार्ज कैप्स. बेसिकली उनका एक ग्रुप बना लिया. दे आर लार्जर कंपनीज, दे आर लार्जर कैप्स.
दे आर द ब्लू चिप्स ऑफ इंडिया, भाई मार्केट कैपिटलाइजेशन दे आर द बिगेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है मिड कैप्स की, मतलब वो 101 से लेके 250th कंपनी होती है, मतलब 150 कंपनीज उसमें आती है, फ्रॉम 101 to 250, उसको हम बोलेंगे मिड कैप्स। उसके बाद आती है थर्ड कैटेगरी विच इज 251st to 500, मतलब वो 250 कंपनीज को सेबी बोलती है दीज आर ऑल स्मॉल कैप्स। सो इस तरीके से कैटेगराइजेशन होता है और इस तरीके से आपको सोच के पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, वेदर यू वांट अ मिक्स ऑफ लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, डिपेंडिंग ऑन इट अकॉर्डिंगली आपको उस हिसाब से प्लान करना चाहिए। क्या डिफरेंस होता है अगर मैं स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करूँ या लार्ज कैप्स में करूँ? सो स्मॉल कैप्स में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्या होता है ये वॉलेटिलिटी? क्या होती है, वो ऊपर नीचे बहुत होता है। अगर बाजार खराब हुआ तो वो शायद 50% डाउन होगा, शायद 60% डाउन होता है, शायद 30% डाउन होता है। सो कैन यू डाइजेस्ट दैट काइंड ऑफ ऊपर नीचे, दैट काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी? इफ द आंसर इज नो, तो आप मिड कैप सोचो जो थोड़ा और कम वॉलेटाइल होता है। और आप बोलो नहीं मुझे और सेफ्टी चाहिए इन इक्विटीज, तो आप मूव हो जाओ इन लार्ज कैप्स विच आर द मेगा कैप्स ऑफ इंडिया, पहली 100 टॉप कंपनीज ऑफ इंडिया, जैसे कि रिलायंस हो गई, TCS हो गई, XYZ हो गई, जिसके फेलियर के चांसेस आर नियरली 0, और आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर लो। और आपको लगता है कि आपका रिस्क कैपिटल इससे कम है, तो आप हाइब्रिड साइड ऑफ प्रोडक्ट्स में चले जाओ विच आर अ मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी, और वैसे तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप उसमें चले जाओ। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क कैपिटाइट आप आपका पैसा लगा सकते हो इन द इंडियन इक्विटी मार्केट्स वाया म्यूचुअल फंड्स। करेक्ट, म्यूचुअल फंड्स इज द वे फॉर यू। तो ये लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने के लिए मुझे जस्ट एक क्या सर्च करना पड़ेगा ऊपर? आप लार्ज कैप्स डाल दो तो आपको लार्ज कैप फंड्स मिल जाएंगे। आपको लगता है कि मुझे वाया इंडेक्स जाना है, तो लार्ज कैप का जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स क्या होता है? निफ्टी 50 इंडेक्स इज अ सेट ऑफ स्टॉक्स इन दैट इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 50 है तो उसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है, और आपको लगता है मुझे निफ्टी 50 खरीदनी है, तो आप वो खरीद सकते हो। सो देयर आर इंडेक्स फंड्स दैट आर रेगुलेटेड बाय सेबी, आप उसमें पैसा लगा सकते हो। चॉइस इज योर्स, अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो टेक सम हेल्प, परफेक्ट, रीड अबाउट इट एंड देन डू इट फर्दर। परफेक्ट, क्योंकि ये मामला है पैसे का, और वो करना चाहिए सोच समझ के। हाँ, मतलब अगर मेरा पूरा दिन रात यही काम है कि मैं थोड़ा स्टडी करते रहूँ, मैं रिसर्च करते रहूँ, मेरे पास और कोई काम नहीं है, तो फिर ठीक है मैं खुद जा सकता हूँ। अदरवाइज बेटर ऑप्शन यही है कि सेफ हैंड्स में दे दो, उन लोगों को पता है पैसे को कैसे ग्रो करना है। वेरी ट्रू। अगर जब भी कोई इन्वेस्टमेंट या शेयर मार्केट की बात करता है तो पहले तो मन में यही आता है कि यार फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का कीवर्ड आज की तारीख में बहुत चल रहा है, क्योंकि इतने ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स है, हर कोई बोलते हैं आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, आप इन्वेस्टमेंट चालू करो। तो पहले तो आप एकदम लेमैन लैंग्वेज में बताइए ये फाइनेंशियली फ्रीडम कीवर्ड है क्या, मतलब फाइनेंशियली फ्रीडम होता क्या है और कैसे अचीव किया जाए? सुपर सर, ये ना फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो बोलते हैं, ये ऐसी चीज है जो सबको चाहिए बट मिलती बहुत कम लोगों को है। सो उसके लिए एवरीवन इज रनिंग बिहाइंड इट, सब उसके पीछे भाग रहे हैं। ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिले कैसे? तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता क्या है, सिंपली समझते हैं। आज मेजॉरिटी लोगों का घर या कुछ भी लाइफ एक ही चीज पे चलती है, सिंगल इंजन, वो है इनकम का इंजन। वो इनकम आती है कहाँ से? सैलरी से आती है, बिजनेस से आती है, प्रोफेशन से आती है, यही चीज़ों से आएगी, और उसी के ऊपर डिपेंडेंट है उनका रेंट, एजुकेशन, फैमिली का हाउस होल्ड एक्सपेंस, घूमना फिरना, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, उसी पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है। अगर गलती से इनकम बंद हो गई, ब्रेक लग गया, कम हो गई, तो एवरीथिंग विल गेट इम्पैक्टेड, सब कुछ इम्पैक्ट होगा लाइफ में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलते हैं, मनी इज एवरीवेयर, इट अफेक्ट्स एवरीथिंग, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर कंफ्यूज्ड विथ मनी कि पैसे का डिसीजन लेना कैसे है। तो अब जब इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है, जब हमने सेकेंड इंजन चालू कर दिया, और वो सेकेंड इंजन है क्या? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का इंजन। वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आता कहाँ से है? जब आपकी डिपेंडेंसी पहले वाले इंजन पे कम हो जाए या बंद हो जाए और दूसरे इंजन पे शुरू हो जाए। तो दूसरा इंजन क्या है? पैसिव इनकम का। तो जिस दिन आपका सोचो कि आपका घर का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का नंबर क्या होता है और वो मिलती कैसे,
तो अगर आपकी पैसिव इनकम समझो आपका घर का खर्चा है 1 लाख रुपया, और अगर आपको वो 1 लाख रुपया दूसरे इंजन से आना शुरू हो जाए तो आपका यहाँ पर पहले इंजन पे स्ट्रेस क्या होगा? एकदम कम हो जाएगा। एकदम कम हो जाएगा। फिर आप इतना स्ट्रेस नहीं लोगे, फिर आपका हाउस होल्ड विदाउट द फर्स्ट इंजन दूसरे इंजन से चल पाएगा। जब ये गेम शुरू हो गया, दैट इज रियल फाइनेंशियल फ्रीडम। इंटरेस्टिंग। मतलब ये चीज़ तो आजकल हर किसी को चाहिए कि भाई मैं जितना पैसा कमा रहा हूँ, अगर मैं उतना ही पैसा अगर मेरे घर में ऑटोमेटिकली आता रहे तो मैं जहाँ पर कमा रहा हूँ वो मैं फ्रीडम अच्छे से काम कर पाऊंगा। बिल्कुल। तो आप ओपनली काम कर सकते हो, बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, आपका पैशन फॉलो कर सकते हो, आप कोई ऐसी चीज़ कर सकते हो जो आपको स्ट्रेस ना दे। आपके वर्किंग आवर्स आपके ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि चॉइस किसके पास है? खुद के पास। और वो चॉइस आती कब है? आज नहीं आ सकती शायद बहुत लोगों को, क्योंकि उसके ऊपर घर का खर्चा है, बीवी का खर्चा है, बच्चे का खर्चा है, पेरेंट्स का खर्चा है, फैमिली हेल्थ का खर्चा है, सब खर्चे है। करेक्ट। तो अभी कुछ नहीं कर सकता। बट जब उसको ऐसी एक जगह मिल जाए कि यहाँ से मेरे को फिक्स्ड इनकम आ रही है विच कैन टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स इन माई लाइफ, तब आप क्या कर सकते हो? आप मेंटली फ्री हो गए तो आप सब जगह एक्सप्लोर कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। सो दिस इज द गेम ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फ्रीडम। और सबको चाहिए ये चीज, बट मिलती बहुत कम लोगों को है भाई। नहीं, ये तो एक हिसाब से सबका ड्रीम होगा ना कि यार मेरे लिए मेरे घर पे इनकम आता रहे, लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि कैसे आएगा। बिल्कुल सर। तो जब हमारा एक्टिव इंजन चल रहा है तो हमको एक्टिव इंजन में से एक छोटा सा पार्ट, मतलब एक्टिव इनकम पे हम जब फोकस कर रहे हैं इनिशियल ईयर्स में, तो हम लोग को एक छोटा सा पार्ट उसमें से पैसिव इनकम के लिए बिल्ड करने के लिए डालना पड़ेगा, कि उसके बाद वो हमको फ्रूट्स देते रहे। सो अभी आप जो मेहनत कर रहे हो उसके फ्रूट्स ऑफ लेबर आप बाद में एंजॉय कर सको। सो दैट इज योर फ्रूट्स ऑफ लेबर। क्योंकि वरना क्या होगा, एक जगह से इनकम आएगी और एक जगह खर्चा हो जाएगा, बट उसमें से आपने एक छोटा सा पोर्शन फ्यूचर के लिए बचा लिया कि यहाँ से मेरा पैसिव इनकम क्रिएट होगा, जहाँ से एक इंजन पे लोड कम हो जाएगा। तो क्या होगा उससे? ऑटोमेटिकली आपको पता है कि अगले 8, 10, 12, 15 साल बाद ये दूसरा वाला इंजन चलेगा और मैं पहले वाले इंजन को रिलीज कर सकता हूँ, स्ट्रेस फ्री कर सकता हूँ, टेंशन फ्री कर सकता हूँ, और फैमिली भी चलेगा, वैसे का वैसा ही चलेगा। सो दैट इज द गेम। एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो ये करने का फिर राइट एज क्या होगा? क्योंकि अगर मैं आज मेरे पास चलो 2-5 हज़ार 10 हज़ार महीने का बच रहा है और मैं मेरे करियर के बहुत अर्ली स्टेज पे हूँ, और अगर मैं वो पैसा इन्वेस्ट कर दूँ फ्यूचर का सोच के, तो क्या ये राइट डिसीजन होगा? मतलब अभी चेक करना चाहिए, या क्या राइट एज होता है इसे स्टार्ट करने का? सर इसका राइट एज कुछ नहीं होता। जिस दिन आप जागो उस दिन सवेरा बोलते हैं। एग्जैक्टली द सिमिलर वे आपको एक पोर्शन आपकी अर्निंग्स का फ्रॉम द टाइम यू स्टार्ट मेकिंग मनी, इट कुड बी, मतलब मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ, इट कुड बी व्हेन यू आर मेकिंग योर पॉकेट मनी फ्रॉम द योर पेरेंट्स। पापा मम्मी जब आपको पॉकेट मनी देते हैं 5,000, 10,000, 3,000 जो भी कुछ देते हैं, उसमें से आपने 200-500 रुपया भी बचा लिया, तो दैट कुड हेल्प यू इन द फ्यूचर टू बिल्ड अ पैसिव इनकम। सो फॉर मी अर्लियर द बेटर इज द मंत्रा। देयर इज नो राइट एज फॉर इट। और बहुत लोगों को क्या होता है, फैमिली कमिटमेंट्स होते हैं, उनकी स्ट्रगल से लाइफ ऊपर आ रही होती है, तो उनके लिए शायद वो टाइम थोड़ा लेट आता है। बट वेन एवर यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी, वेन एवर यू गेट दैट चांस, स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट अमाउंट विल हेल्प यू गेट देयर। लेकिन अगर जितना भी पैसा बचता है, मतलब लेट से फॉर एग्जांपल किसी का सैलरी है 20,000 25,000 महीने का, और अगर लेट से सब खर्चे निकाल के 2-5 हज़ार रुपया बच रहे, तो वो तो अपने बैंक में वो सेविंग के तौर पे रखते ही है ना। तो फिर आप जैसे बता रहे हो फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए आप इन्वेस्ट करो, या व्हाटएवर तरीके से कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो, तो क्या ये इन्वेस्ट करना चाहिए या बैंक में पड़े रखूँ मैं? परफेक्ट सर, आपने ना 2 चीज़ बोली, तो मैं दोनों पे बात करता हूँ। पहले तो आपने बोला कि मेरा खर्चा इतना होता है, उसके बाद 2-5 हज़ार रुपया बचता है। तो सबसे पहली गलती मेजॉरिटी ऑफ द मिडिल क्लास लोग यही करते हैं कि हम लोग पहले खर्चा कर देते हैं, उसके बाद बोलते हैं यही पैसा मेरे पास बच रहा है। क्यों ना हम उल्टा करें? 1 साल 2 साल पहले आपकी इनकम शायद कम होगी, फिर ही ग्रोथ हुआ होगा, या सैलरी बड़ी होगी, या अप्रेजल हुआ होगा, या बिजनेस इनकम बड़ी होगी। तो आप समझो कि आप 2 साल पीछे हो इन टर्म्स ऑफ योर इनकम। आपकी 30,000 इनकम है, आप मेंटली समझ लो
और फैमिली को भी समझा दो कि अपनी इनकम सिर्फ 25,000 रुपये, तो आपका खर्चा और आपका घर 25,000 में चल रहा था, तो वापस 25,000 में चल सकता है। यस, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि चल सकता है, बट हमारा माइंड ऐसे कंडीशन हो चुका है कि पैसा बढ़ा है 5,000, तो पहले मैं ट्रेन से जाता था, शायद मैं अब रिक्शा से जाऊंगा, पहले मैं चल के स्टेशन जाता था 2 मिनट दूर, अब मैं रिक्शा से जाऊंगा, और वो ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि मेरे को पता है मैं 30,000 कमा रहा हूँ, वो 5,000 ज्यादा कमा रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली माइंड अपने को कंडीशन करता है कि हम ये 5,000 का खर्चा कर दे। घर वालों को भी दिखेगा तो वो लोग के भी खर्चे कहीं ना कहीं बढ़ेंगे। सो माई पॉइंट इज देयर इज नो रॉन्ग इन इट, बट वाई नॉट फोकस ऑन नेसेसिटीज इनिशियली। ऊपर का जो 5,000 है उसको पहले दिन आप इन्वेस्ट कर दो। सो जो वॉरेन बफे बोलते हैं, वॉट एवर इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग इज नॉट योर सेविंग्स। सेविंग पहले होती है, उसके बाद स्पेंडिंग होती है। दैट इज द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। एंड सेकेंड थिंग जो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी आपने जो बोला है उसमें से, कि सेविंग अकाउंट में रखा तो भी ठीक है, मैं तो सेव कर रहा हूँ, बट सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट सर 3.5 4% है। कोई आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में चले गए तो 5% है, 6% है। और हमारी महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन जो वर्ड यूज हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है 7-7.5% से। और वो भी जो महंगाई की बात कर रहे हैं उसमें क्या बोलते हैं, दैट इज ओनली फूड इन्फ्लेशन। उसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज छूट रही है, पता है सर क्या? पहली इंपॉर्टेंट चीज है वो है एजुकेशन। एजुकेशन एक्सपेंस जो बच्चे करेंगे सबको एजुकेशन एक्सपेंस आता है। वहां पर एवरेज 12 से 14% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, विच इज अ बिगर पार्ट ऑफ योर एक्सपेंसेस। और दूसरा, अगर जिसको भी पेरेंट्स है और डिपेंडेंसी है, वहां पर आता है मेडिकल एक्सपेंसेस। या इवन आफ्टर यू हैविंग मेडिक्लेम देयर आर लॉट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। फिर भी हम गिनते हैं 7.5% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और आपका पैसा बढ़ रहा है 3, 4, 5, 6% से। तो आगे जाके आप रेस में किधर जा रहे हो सर? हम लोग पीछे जा रहे हैं, हमको जाना कहाँ है? आगे। तो सेविंग अकाउंट हमारा काम कर सकता है? आंसर इज क्लियरली नो। तो सेविंग अकाउंट में रख के हमारा कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा। हम जहाँ है उसके शायद नीचे रहेंगे, ऊपर रहने का कोई स्कोप नहीं है। इवन आफ्टर टेकिंग ऑल द हार्डशिप्स we will not grow further in life, we'll be stagnant और probably below। करेक्ट। क्योंकि खर्चे क्या है, खर्चे के कोई हाथ पैर नहीं है, वो बढ़ते ही रहेंगे। आप गाड़ी लेने जाओ स्विफ्ट, आप लेके आओगे सिडान, आप लेने जाओ सिडान, आप लेके आओगे एसयूवी, आप लेने जाओ एसयूवी, आप लेके आओगे लग्जरी एसयूवी। सो खर्चे पे रोक रखना बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली व्हेन यू हैव अ फैमिली। करेक्ट। क्योंकि आप समझ सकते हो, शायद फैमिली ना समझ सके, तो सब लोग एक साथ रह के, एक साथ सोच के हाउ कैन यू डू इट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो बेसिकली आपका ये कहना है कि हमें पैरेलली कोई ना कोई एक इनकम स्ट्रीम चालू करनी है, जैसे लाइक फाइनेंशियली फ्रीडम होने के बाद एक आते रहेगा महीने में एक अमाउंट, जिससे मेरा घर चलते रहे। तो उसके अलावा क्या क्या ऐसे पैसिव इनकम के सोर्सेज है? मतलब पैसिव इनकम होना जरूरी है, लेकिन क्या क्या तरीके की पैसिव इनकम हम रख सकते हैं? सो पैसिव इनकम बहुत तरीके की होती है, जैसे कि हमने प्रॉपर्टी खरीद ली और हमको रेंट आ रहा है, विच इज़ वन ऑफ द इंडियाज फेवरेट पैसिव इनकम। करेक्ट। दूसरा है हमने एफडीज कर ली, फिक्स्ड डिपॉजिट जो बोलते हैं, या कहीं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ले लिए, कॉर्पोरेट पेपर्स ले लिए, जहाँ से हमको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट आ रहा है। दैट इज अ फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट, कि हमको फिक्स्ड पैसा आता रहेगा। बहुत सारे लोग लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं, जहाँ से ओवर द ईयर्स फिर आपको कुछ एक छोटा छोटा पैसा आते रहता है, विच एक्ट्स एज योर पेंशन और फिक्स्ड इनकम और XYZ थिंग। बट वन ऑफ माई फेवरेट्स आउट ऑफ ऑल दिस इज SWP, विच इज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये मेरा फेवरेट क्यों है? क्योंकि इसमें रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है। यू कैन डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ इनकम यू वांट, इनकम कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टैक्स एफिशिएंट होता है। एंड सबसे बेस्ट चीज़, आप हम लोग एक पैसा लेते हैं, उसके बाद भी हमारा कॉर्पस ग्रो हो रहा है। तो मुझे लगता है SWP विच इज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जो म्यूचुअल फंड से मिलता है, उससे पावरफुल चीज़ ना कुछ बनी है ना कुछ बनेगी। लेकिन ये SWP या तो आप जो SIP बता रहे हो, इसके लिए कहीं ना कहीं एक फिक्स अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आज की तारीख में क्या करते हैं, जिसमें आपका अप्रोच जानना चाहूँगा,
कि इन्वेस्टमेंट तो हम करते ही है ना, मतलब आजकल मोबाइल में इतने सारे ऐप आ गए हैं, ग्रो ऐप आ गए हैं या जीरोदा है, देयर आर सो मेनी ऐप्स अवेलेबल कि मैं सिर्फ अपना वहाँ पर अकाउंट बनाऊँ और हर महीने मुझे लग रहा है कि चलो आज रिलायंस ऊपर जा रहा है, अडानी ऊपर जा रहा है, तो यार ये कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, वो कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, मतलब सुनी बातें रहती है और हम इन्वेस्ट कर देते, तो इन्वेस्टमेंट तो हो ही रहा है ना, तो फिर क्यों ये SIP और SWP ये सारी चीज़ों के बारे में सोचना। बिल्कुल, वेरी ट्रू सर। अभी फॉर एग्जाम्पल आपका फील्ड है एजुकेशन का, यू आर अ इन्फ्लुएंसर, यू डू लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज टुगेदर, तो आपके पास या आप जैसे एक्टिव लोगों के पास कितना टाइम है कि ये नॉलेज अक्वायर कर सके, कौन सा स्टॉक बाई करना, कौन सा स्टॉक बाई नहीं करना, कब बेचना, कब खरीदना, और बहुत सारी चीज़ें, रिसर्च है बिफोर बाइंग अ स्टॉक। आप क्या कहीं से टिप आई भाई ये खरीद रहा हूँ, खरीद ले, व्हाट्सएप ग्रुप पे आता ही है ना, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम है, ये सब बना हुआ है। बट इफ यू आस्क मी पर्सनली, आफ्टर मीटिंग हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल एवरी डे एंड हियरिंग अबाउट इट फ्रॉम अदर पीपल एज वेल, मतलब एक प्राइमरी चीज़ है और एक सेकेंडरी जो सुनते हैं, देखते हैं, न्यूज़ में सोचते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट मेकिंग मनी इन डायरेक्ट इक्विटीज। द रीज़न इज क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म होना चाहिए, अच्छी कंपनी होनी चाहिए, XYZ होना चाहिए, वो सब होने के बावजूद बहुत बार पैसे नहीं बनते। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पैसे नहीं बनते। मैं स्टॉक्स का एक दो एग्जाम्पल देता हूँ। 2008-9 रिलायंस का भाव था 830 रुपये, 830, 850, 900 के करीब घूम रहा था। 2016-17 के आसपास रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छी कंपनी है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैलेंस शीट्स है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, करेक्ट, बराबर, सब कुछ अच्छा है। 2016-17 तक उसका प्राइस वाज 850-900 ओनली। तो यू वेटेड फॉर हाउ लॉन्ग? 8 years। तो हम क्या बोलते हैं, लार्ज कैप कंपनी खरीद लो, ब्लू चिप खरीद लो, अच्छी कंपनी होनी चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए और लॉन्ग टाइम दे दो, पेशेंस दे दो, वेट करो। ये सब करने के बावजूद भी रिलायंस इंडस्ट्री विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन इंडिया टुडे, वहाँ पर रिटर्न नहीं बना लोगों का। और उसके बाद 2017-18 से लेके 2022-23 तक इट हैज़ ग्रोन 8x। वो 3,000 का भाव है आज और एक पे एक बोनस दिए, मतलब 6,000 रुपये का भाव है, तो 7-8x रिटर्न आ गया अगले 5-6 साल में। सो मोस्ट ऑफ द पीपल हु आरंट अवेयर कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, बैलेंस शीट्स पढ़ना, टाइम देना, बहुत सारी चीज़ें जब तक नहीं करते तब तक आप स्टॉक्स नहीं खरीदना चाहिए। यू शुड हैव योर ओन प्राइमरी रिसर्च इनटू इट बिफोर बाइंग, क्योंकि आप कौन सा पैसा डाल रहे हो, हार्ड अर्न्ड पैसा डाल रहे हो, फ्री का पैसा तो डाल नहीं रहे हम लोग। यू आर पुटिंग योर हार्ड अर्न्ड मनी इनटू इट, यू शुड डू दैट एक्सरसाइज बिफोर इन्वेस्टिंग। अगर वो कर सकते हो तो बिल्कुल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी करना चाहिए, पर अगर वो नहीं कर सकते हो तो एक पूरा का पूरा हमारे लिए एक रेडीमेड सूट बना हुआ है जहाँ पर देर आर फंड मैनेजर्स, देर आर एनालिस्ट, देर आर लॉट ऑफ अदर पीपल इन्वॉल्व जो हमारे बिहाफ पे देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं और एक पोर्टफोलियो, बुके ऑफ स्टॉक्स हमारे लिए खरीदते हैं फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स। सो दिस इज अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो वर्सेस अ सिंगल स्टॉक पोर्टफोलियो। तो जब सिंगल स्टॉक पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं होता तो उसमें रिसर्च ज़्यादा चाहिए, खुद का पोर्टफोलियो बनाने के लिए टाइम भी होना चाहिए। सो इफ यू हैव दैट you can and you will make a lot of money. If you don't have it, use a ready-made thing. You can outsource that to a mutual fund house Correct. or an advisor and he'll help you out doing that and completely पूरा काम कर ले आपके लिए। सर ये सारी चीज़ें मैं वापस से थोड़ा बेसिक से समझना चाहूँगा, क्योंकि शायद से हो सकता है कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं उनको ये पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड और फंड्स और ये सारी चीज़ें नहीं समझेगी। तो मैं जस्ट एक सिंपल ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं डायरेक्टली कोई कंपनी का स्टॉक खरीदता हूँ तो कंट्रोल तो पूरा मेरे हाथ में है ना। अगर वही चीज़ अगर आप बोल रहे हो कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ तो मुझे तो किसी और पर्सन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो ये होता क्या है? अभी हम क्या कर रहे हैं सर, बेसिक चीज समझते हैं। हम टीचर के पास जाते हैं कुछ सीखने के लिए, तो हमारी डिपेंडेंसी किसके पास होती है? अच्छे टीचर के ऊपर, क्योंकि वो जो सिखाएगा वो हम सीखने वाले हैं। या कोई भी अदर, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमारे हेल्थ की डिपेंडेंसी किसके ऊपर होती है? बेटरमेंट होने की, वो डॉक्टर के ऊपर। तो हमारी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? एक एजुकेटेड आदमी के ऊपर जो हमको हेल्प करेगा और हमको कोई चीज़ में बेटर करेगा, और जिसका हमको नॉलेज नहीं है। एग्जैक्टली वही चीज़ समझ लो कि म्यूचुअल फंड है। अभी आप और मैं है और एक तीसरा आदमी हमारे साथ है, वर्चुअल आदमी समझ लो, जो दिख नहीं रहे।
अभी हम तीन में ये सबसे दिमाग वाला है, तो हम बोलेंगे यार मेरे पास 1 लाख है, आप बोलोगे मेरे पास 10 लाख है, हम बोलेंगे तू मेरा पैसा संभाल के दे। सो दैट इज हाउ कि यही चीजें हम जो कर रहे हैं वो म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं। हमारे जैसे हजारों लाखों लोग हैं इंडिया के जो बोलते हैं भाई हमारे में अक्ल नहीं है, बट देयर इज अ फंड हाउस जिसके पास रिस्क टीम है, एनालिस्ट है, सीनियर एनालिस्ट है, फंड मैनेजर्स है, इन्वेस्टमेंट कमिटी है। तो पहले जब कोई स्टॉक आता है, एक आइडिया आती है, तो एनालिस्ट होता है। तो एनालिस्ट समझो एक फार्मा का अलग एनालिस्ट होगा, ऑयल एंड गैस का अलग एनालिस्ट होगा, पावर का अलग एनालिस्ट होगा, इंफ्रा का एक अलग एनालिस्ट होगा। वो लोग उसके चीज में एक्सपर्ट्स हैं, बराबर है। वो उसमें से कोई ना कोई आइडियाज फिल्टर आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल रिन्यूएबल एनर्जी एज अ सेक्टर चलेगा, उसमें सोलार चलेगा, उसमें ये चलेगा और उसमें ये स्टॉक्स शायद बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, तो वो आइडियाज ऊपर जाती है। फिर फंड मैनेजर्स उसको रिव्यू करते हैं, फिर वो इन्वेस्टमेंट कमिटी के पास जाती है, और फाइनली देयर इज अ स्टॉक विच एंटर्स अ पोर्टफोलियो। तो इतने सारे फिल्टर्स, इतने सारे रिसर्च, इतने सारे क्राइटेरियाज के बाद एक स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड्स खरीदता है। डिपेंडिंग ऑन द फंड हाउस क्राइटेरियाज कुड बी डिफरेंट, बट ये होता है। उसके बाद एक 40, 50, 60 स्टॉक का पोर्टफोलियो आपके लिए बनता है, विच इज़ अ फिल्टर्ड पोर्टफोलियो विच हैज़ गुड स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स इन इट। और उसी पे, और उससे बेस्ट चीज़ क्या है, अलग अलग सेक्टर्स है। गलती से ऑयल एंड गैस नहीं चला तो पावर चल रहा है, पावर नहीं चला फार्मा चल रहा है, फार्मा नहीं चला एफएमसीजी चल रहा है, एफएमसीजी नहीं चला चौथा सेक्टर चल रहा है। तो हमारा डिपेंडेंसी कोई एक सेक्टर या एक स्टॉक पे नहीं है, क्योंकि हम शादी किससे कर रहे हैं, रिटर्न से। करेक्ट। हम शादी इससे नहीं कर रहे कि भाई मैं ये स्टॉक खरीदूंगा और ये 10x होगा तब भी मैं पैसा बनाऊंगा, बिकॉज हमको ये पता नहीं है, बिकॉज वी आर रिटेल इन्वेस्टर्स एंड वी डू नॉट नो ऑल दैट, नीदर वी हैव डन दैट रिसर्च और नीदर डू वी हैव दैट एक्सपर्टीज और नॉट डू वी हैव दैट टाइम। करेक्ट। क्योंकि मैं अपना धंधा चलाऊं, मेजोरिटी लोग को प्रॉब्लम क्या, मैं अपना धंधा चलाऊं कि मैं ये काम करूं। अगर ये काम किया तो अपना धंधा रह जाएगा और मेरी इनकम बंद हो जाएगी, और अगर ये काम नहीं किया तो मेरा पैसा कैसे संभालेंगे। तो उसके लिए म्यूचुअल फंड्स जैसी चीजें बनी है विच आर कॉल्ड मैनेज्ड फंड्स। सो दे आर मैनेज्ड बाय समवन, यू आर आउटसोर्सिंग योर मनी टू अ क्रेडिबल पर्सन जिसके पास ये नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, टाइम है, और फुल टाइम काम ये है कि पैसा मैनेज करना। जैसे हॉस्पिटल्स का फुल टाइम काम क्या है कि आप बीमार जाओ, वो आपको ठीक करके वापस भेज देगा। वैसे ही म्यूचुअल फंड्स का काम क्या है, आप उनको पैसे दो, they will manage it rightly and give it back to you with good amount of profits in it if you wait for a sensible period of time. तो यही उनका पर्पस है, यही उनका काम है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं रिटर्न्स में फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर आज आप बता रहे हो म्यूचुअल फंड एनालिस्ट है, एडवाइजर्स है, पूरी टीम है एक्सपर्ट्स की, तो सीधी सी बात है वो लोग फ्री में तो काम नहीं करेंगे, उनका भी पैसा कहीं ना कहीं से तो हमारे ही रिटर्न में से निकलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो आप जब पैसा बनाते हो और आप एक कोई भी चीज़ आउटसोर्स करते हो तो आप कहीं ना कहीं पैसा तो देते हो कि नहीं देते हो। यस। आप डायरेक्टली डॉक्टर के पास नहीं जाके फार्म इजी पे या कोई और ऐप पे जाके या केमिस्ट में जाके दवाई खरीद सकते हो, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। क्यों जाते हो? फॉर द राइट एडवाइस। एग्जैक्टली, बिकॉज योर हेल्थ इज इन द हैंड ऑफ अ डॉक्टर। आपने कुछ गलत कर दिया तो आपकी हेल्थ डैमेज नहीं होनी चाहिए, तो डू यू पे अ प्राइस फॉर इट? यस। सो फ्री में तो सर हवा भी नहीं मिलती। सो इफ समवन इज गिविंग यू राइट स्टॉक पोर्टफोलियो, वो मैनेज कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, तो उसका फायदा क्या है? इफ ही डजंट मेक मनी, वो तो एनजीओ नहीं खोला उन्होंने, ट्रू, ना डॉक्टर्स ने खोला है, ना और किसी ने खोला है, ना और कोई खोलेगा। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रोफेशंस कि इजीली समझे सबको। तो इट इज नॉट अ एनजीओ एट ऑल, दे वांट टू मेक प्रॉफिट्स बट बाय डूइंग द राइट थिंग। तो सही तरीके से पैसा बना के दे रहे हैं under the guidance of SEBI, under the guidelines, rules and regulations that are made by SEBI, that are made by MFI, and they follow it and still give you good returns. लेकिन आज किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछो तो सबसे पहला तो क्वेश्चन उनका वही आता है, आपको फ्यूचर में कितना पैसा चाहिए, मतलब आपके गोल्स क्या है। एंड आई एम वेरी श्योर कि ज़्यादातर लोग इस चीज़ के बारे में कभी सोचते ही नहीं है कि यार मुझे कितना पैसा चाहिए। आज अगर मुझे कोई बोलेंगे कि ठीक है 10 साल के बाद या 20 साल के बाद जब भी आप रिटायर होंगे तभी आपके हाथ में कितना होना चाहिए, तो कैसे ये गोल्स सेट करें?
कि भाई हाँ इतना पैसा मुझे ज़रूरत पड़ेगी, या सोचा ही नहीं है। और अगर आप बोलोगे कि नहीं आपको क्या क्या चीज़ें खरीदनी है, तो बोलने के लिए तो कोई हवाई जहाज़ भी बोल देगा, लेकिन राइट गोल्स कैसे सेट करें? बिल्कुल सर, सबसे पहला सवाल है गोल्स क्यों सेट करने चाहिए। तो उसके लिए बताता हूँ कि अभी आपको पता है, फॉर एग्जांपल, या मुझे पता है कि मुझे वेट लॉस करना है, तो मुझे क्यों करना है, तो मेरा एक गोल है, मुझे थोड़े इंचेस लूज करने हैं, मुझे बेटर होना है, मुझे XYZ होना है, उस वजह से मुझे वेट लॉस करना है। क्योंकि वेट लॉस करना ईजी है? नहीं है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स टू बिकम फिट, इट टेक्स लॉट ऑफ कॉन्शियस डिसीजंस कि खाना नहीं खाना, क्या खाना नहीं खाना, फ्राइड खाना नहीं खाना, सुबह सुबह उठ के भागना, वो क्या बोलते हैं अपना हेल्थ कोच या वो जिम का कोच आएगा, उसके साथ मेहनत करना। करेक्ट है? एग्जैक्टली द सिमिलर वे पैसा बचाना भी एक टास्क है। क्योंकि आप आज आपकी कोई भी एक क्या बोलते हैं एक इच्छा है, कोई एक ऐसे आपकी कोई समझो आज मन हो गया कि गाड़ी खरीदनी है और अच्छी गाड़ी खरीदनी, तो आप खरीद के आओगे। और उसके सामने कि यार मुझे ना फाइनेंशियल रिटायरमेंट चाहिए बाय द एज आई एम 42, तो देन यू विल हैव टू बैलेंस इट। फिर आप सोचोगे 25 लाख की खरीदूँ, नेसेसिटीज़ पे फोकस करूँ, कहाँ फोकस करूँ। तो उसके लिए पहले गोल्स बहुत ज़रूरी है, वरना हम कभी भी कहीं भी कितना भी खर्चा कर लेंगे और जब वो टाइम आएगा तब हमारे पास वो पैसा नहीं होगा शायद, और तब हम बोलेंगे यार वो मैं खर्चा नहीं करता ना तो बेटर था। करेक्ट, क्यों मैंने कर दिया। एग्जैक्टली द सेम वे, पहली बात तो गोल्स होने बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग, जब गोल्स आप सेट करते हो तो आप किसी के साथ, जो आपका एडवाइज़र है या कोई आपको फाइनेंशियल कोच है या किसी के भी साथ, तो आपको बैठना चाहिए, उसके साथ ओपन डिस्कशन करनी चाहिए। और उसके साथ बैठने के टाइम अगर आपकी कोई बेटर हाफ है, आपके वाइफ है, हस्बैंड है, स्पाउसेस है, जो भी कुछ है, उनके साथ भी बैठना चाहिए आपको, टू अंडरस्टैंड बेटर कि हमको कैसे ये करना चाहिए। क्योंकि आप एक डायरेक्शन के गोल होंगे, आपके पार्टनर के कोई अलग डायरेक्शन के गोल होंगे, जब वो दोनों साथ में आएंगे तब जाके गोल्स फाइनलाइज होते हैं। और गोल्स में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो अमाउंट और दूसरा टाइम। एक दूसरे के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को 5 करोड़ होगा ना तब मैं रिटायर होऊंगा, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, आई विल बी हैप्पी, बट 5 करोड़ कब? अगर मुझे पता है 10 साल में 5 करोड़ जमा करने हैं तो मैं कहाँ रन करूँगा? वेयर विल माई एनर्जीज गो इन द राइट डायरेक्शन टू अचीव दैट गोल। और बीच में कुछ भी आया तो मैं क्या बोलूँगा? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बिकॉज आई एम फोकस्ड। अगर वो चीज़ नहीं हुई तो क्या होगा? चल सिंगापुर जाके आता हूँ, चल ये भी कर लेता हूँ, चल वो भी कर लेता हूँ, चल गाड़ी भी खरीद लेता हूँ, अरे मुझे घर भी लेना है, घर छोटा पड़ रहा है और बड़ा ले लूँ, और बहुत सारी चीज़ें। बिकॉज क्या होता है, विथ मनी इन योर हैंड देयर आर लॉट ऑफ ड्रीम्स, देयर आर लॉट ऑफ एस्पिरेशन जो हमको कंप्लीट करनी है। और उसके चक्कर में जब फोकस्ड गोल नहीं होता है तो हम इधर उधर भटक जाते हैं। तो ना भटकने के लिए गोल होना जरूरी है। लेकिन ये गोल सेट करे कैसे? क्या उसके लिए किसी को आप हेल्प कर सकते हो? मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हमारे व्यूअर में से कोई 24-25 साल की किसी की एज है, जस्ट हम इमेजिनरी ले लेते हैं, और जस्ट अभी उसने काम करना चालू किया है, महीने के 30-40 हज़ार रुपये की सैलरी है, तो उसको अगर गोल सेट करना हो तो कैसे उसको अपने बारे में सोचना चाहिए? क्या क्या पैरामीटर्स के बारे में सोचना चाहिए? इफ़ यू कैन जस्ट हेल्प आउट। कोई भी गोल हो वो 2-3 तरीके से पहले स्प्लिट कर देना चाहिए। उससे आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी कि अगले मेरे 3 साल के अंदर क्या क्या गोल्स है, 3 साल में क्या क्या गोल हो सकते हैं। शायद जो 30,000 कमाता हो उसकी बात करें तो, और जो यंग हो, मुझे बाइक खरीदना है, मुझे घूमने जाना है दोस्तों के साथ, और मुझे और एक आध दो चीज़ें होगी जो मुझे चाहिए। मोबाइल सब लोग रखते हैं आजकल, एग्जैक्टली, गैजेट्स के ऊपर बैंग ऑन। जैसे ये शॉर्ट टर्म चीज़ है जो मेरे को 3 साल के अंदर अंदर चाहिए। दूसरी चीज़ होगी जो मेरे को 3 से 5 साल 6 साल के अंदर अंदर चाहिए, या 7 साल के अंदर अंदर चाहिए। उसमें क्या होगा, शायद मेरी शादी होगी तो मुझे उसके लिए पैसे चाहिए होंगे, थोड़ा स्पॉन्सर करने के लिए, शादी के बाद घूमने के लिए, हनीमून के लिए पैसे लगेंगे, और बहुत सारी चीज़ें होगी कि गाड़ी खरीदने वाला हूँ, फ्रॉम बाइक यू लाइक टू अपग्रेड टू अ कार, तो गाड़ी खरीदूंगा और कुछ करूँगा तो उसके लिए पैसे साइड में करने पड़ेंगे। तो वैसे गोल्स डिसाइड होते हैं। और उसके बाद लास्ट वाला फेज आता है जहाँ पर आप बड़ा सोचोगे, वहाँ पर 7-8 साल प्लस वाले गोल्स हैं। तो आप सोचोगे कि मेरा खुद का घर हो, और या तो आप सोचोगे कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लूँ, फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन कर लूँ, और उसके लिए आप मेहनत करोगे। तो दीज आर द वेज यू स्प्लिट योर
goals into 3 parts. One is short term, one is medium term and one is longer term. और जो जो इम्पोर्टेंस है उसको प्रायोरिटी वाइज सेट कर दो. जैसे कि आपकी शादी होने वाली है, एग्जाम्पल 5 साल बाद अप्रॉक्सीमेट पकड़ लेते हो, अब वो तो नहीं बोल सकते कि यार मैंने बाइक खरीद लिया तो शादी अब 2 साल लेट करूंगा. कर सकते हो? नहीं कर सकते. तो हम लोग को प्रायोरिटी लिस्ट सेट कर देनी पड़ेगी कि इस बॉल पार्क नंबर और इस बॉल पार्क ईयर्स के आसपास मेरे को ये चीज़ तो बिल्कुल करनी ही करनी है. जब वो क्लैरिटी आ जाए तो बाकी सब चीज़ ऑटोमेटिकली इन प्लेस पहुंच जाएगी आपके लिए. जब भी गोल सेट करो, एक चीज़ वापस मैं रिपीट करता हूँ, आपके क्लोजेस्ट फैमिली मेम्बर्स या तो आपके बेटर हाफ, अगर शादी हो गई है तो उनके साथ कीजिएगा, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएगी. अगर आप शादी के लिए पैसे बचा रहे हो, ठीक है, बिकॉज यू आर यंग एंड यू विल गेट मैरिड, और आप शादी के लिए पैसे बचा रहे हो, आप सोच रहे हो मेरे को पैसा चाहिए होगा 5 लाख रुपये. आपका फैमिली जब साथ में बैठोगे पता चला शादी में तो कम से कम 10-15 लाख के नीचे होगी नहीं, और उससे विपरीत पता चला फॉर योर सरप्राइज कि योर पेरेंट्स हैज ऑलरेडी सेव्ड मनी फॉर दैट वेडिंग. तो आपको तो खुद का पैसा उसके लिए सेव ही नहीं करना है. और ये कैसे पता चलेगा? बातचीत से. तो आपको थोड़ा ओपन होके आपके फैमिली मेम्बर से बातचीत करनी पड़ेगी, या इफ़ यू आर मैरिड आपकी बीवी से बातचीत करनी पड़ेगी. तो उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और वहीं से आपको आपके असली गोल्स पता चलते हैं. गोल्स पता होना बहुत ज़रूरी है. गोल्स के बिना यू कैन नॉट मूव अहेड फाइनेंशियली. मेरे बैंक में कितना पैसा होना चाहिए जब मुझे रिटायरमेंट लेनी हो, ये कैसे कैलकुलेट करें? वेरी इंटरेस्टिंग. तो इसके लिए मैं मानता हूँ एक जनरल नंबर देता हूँ. मेरे हिसाब से एक जनरल नंबर, ये मैंने खुद से बनाया है. आप कोई भी कंट्री में रिटायर हो सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन हैव अ सेंसिबल लाइफस्टाइल, इज $1 million. जिस दिन आपके पास 7.5-8 करोड़ रुपए हो गए, विच कम्स टू $1 million, अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आप पैसिव इनकम से महीने का 4-5 लाख रुपए आएगा. कैन यू हैव अ गुड लाइफ? यस, बिल्कुल. आप समझो, आप बोल रहे हो मुझे इंडिया में नहीं रहना, मुझे दुबई में रहना, थाईलैंड में रहना, बाली में रहना और कहीं भी रहना, तो आप उतने में रह सकते हो? आंसर इज यस. शायद आप बोलो कि मुझे यूएस में रहना है, तो यूएस में आप रह सकते हो, क्योंकि यूएस में ऑन एन एवरेज आप देखो तो 35-40 lakhs 50 lakhs का पर एनम का मिनिमम खर्चा है. यू विल रिक्वायर $100,000 ऑन एन एवरेज टू हैव अ सेंसिबल लाइफस्टाइल. तो वो है. तो आंसर इज यस. तो जब भी आपके पास $1 million है, दैट इज अ ग्रेट नंबर फॉर यू टू फाइनेंशियली रिटायर और फाइनेंशियली बी इंडिपेंडेंट. क्योंकि तब चॉइस आपके पास होगी. आप तब नेसेसिटीज पे फोकस नहीं करके आप यू कैन हैव अ बेटर लाइफस्टाइल, यू कैन अपग्रेड योर लाइफस्टाइल, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट एंड यू कैन जेन्युइनली बी फ्री. अब उसमें नंबर ट्वीक होता है डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल. आप बोले यार मेरे तो खर्चे उतने कभी है ही नहीं, आई एम नॉट अ एस्पिरेशनल गाय, तो मेरे लिए तो 2 लाख रुपए भी ठीक है, पैसिव इनकम आएगी तो, एंड दैट इज अ फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर मी. और कोई बोले नहीं यार मेरा तो 5 लाख में कुछ नहीं होगा, 4 लाख में कुछ नहीं होगा, मेरे को तो 8-10 लाख चाहिए, तो दैट अमाउंट्स विल ट्वीक. But a ballpark number for majority of the people who are the age of 25, 30, 35, 40, for me is $1 million. अगर मैं खुद फाइनेंशियल रिटायरमेंट सोचता हूँ तो the number is 8.5 crores which is $1 million. Amazing. ये अगर हमारे पास पैसा है तो आप देख लो, और आपके आसपास कितने भी लोग हैं उनका सोचो, किसका खर्चा हाउस होल्ड एक्सपेंस प्लस ऑल द अदर लग्जरी एक्सपेंस जो आप करोगे सेंसिबली करोगे, और कोई गलत आदत नहीं है, फालतू वाली आदतें नहीं है, तो आपका घर 4 लाख में कैसे नहीं चल सकता और आप आराम से चल जाएगा. कैसे नहीं हो सकते हो इज द क्वेश्चन. तो आई एम वेरी श्योर कि आज जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उन लोगों को एक अमाउंट पता चल गया कि हाँ 3-4 साल के बाद मुझे क्या चाहिए, 7 साल के बाद क्या चाहिए, और जब भी मैं सोचूं 10-12 साल के बाद फाइनेंशियली फ्री होना है तो क्या अमाउंट मेरे पास होना चाहिए. अब सवाल ये आता है कि चलो पता चल गया कि क्या गोल है मेरे, अब थोड़ा रिवर्स आता है कि आज मेरी जो सैलरी आ रही है वो सैलरी में से मुझे कितना % उसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा. वेरी इंटरेस्टिंग. तो है ना सर, इसमें 2 प्रकार के लोग हैं. देयर आर 2 kinds of youngsters. एक जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बहुत सारी, और एक जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है. आई कॉल देम द ब्लेस्ड किड्स. क्यों, उसका रीजन समझाता हूँ. क्योंकि जिसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है घर की, तो वो एक छोटा पोर्शन सेव कर पाएगा, क्योंकि ही हैज टू टेक केयर ऑफ द डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिली. करेक्ट, बराबर है. उसके ऊपर डिपेंडेंसी है. और दूसरा आदमी है जिसके ऊपर डिपेंडेंसी है ही नहीं, तो उसके लिए ना रोड बहुत क्लियर है, क्लियर कट है, खुद का खर्चा करो और बाकी का बचाओ. ही इज ब्लेस्ड.
उसने खुद ने मेहनत नहीं की है, घर पे कुछ देना नहीं है। और यहाँ वाले लड़के को क्या है, ही हैज टू टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड एंड देन सेव। ट्रू, बराबर है। तो ये जो फर्स्ट वाला प्रकार है जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ही शुड मेक श्योर एटलीस्ट when he is starting his investment, at least he says 10% of his salary, 10% of his income, whatever business profession he is into, at least 10% save कर ले, invest कर दे। और ये वाला जो पर्सन है, मैं तो बोलूँ उसको 50-60% के नीचे सोचना ही नहीं चाहिए। अगर वो सोच रहा है तो वो बेवकूफ़ है, बिकॉज ही इज नॉट यूजिंग जो उसको ब्लेसिंग मिली है इन द राइट वे। क्योंकि वो एक्सप्रेस हाईवे पे, एक्सप्रेस हाईवे पे आप 70-80 के नीचे गाड़ी चलाओ तो आप बेवकूफ़ हो। करेक्ट। और जब आप ट्रैफिक में हो तब 70-80 पे गाड़ी चलाओगे तो ठुकोगे, विल हैव अ एक्सीडेंट। सो दीज आर टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल, यंगस्टर्स, और दोनों के लिए स्ट्रैटेजी अलग होनी चाहिए। एंड दे शुड हैव देयर ओन बॉल पार्क नंबर्स विच इज 10-15% बेयर मिनिमम, और यहाँ पर 40-50% बेयर मिनिमम। तो फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि वो जो ब्लेस्ड चाइल्ड जो आप बता रहे हो, उसमें उसको अपना गोल कैसे रखना चाहिए? मतलब क्या उसको ये रखना चाहिए कि 10-12 साल के बाद मैंने जो 7.5-8 करोड़ या 8.5 करोड़ का गोल रखा वो अचीव जल्दी करना है, मतलब 40-40, 50-50% में सैलरी का इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और जो मैं 12 साल में सोच रहा था वो 6 साल 7 साल में मैं अचीव करके फ्री हो जाऊँ, ये सोचना चाहिए? या उसको ये सोचना चाहिए कि 12 साल तक मैं मेहनत करते रहूँ लेकिन मैं मेरे स्टैंडर्ड को बढ़ा दूँ? क्या सही माइंडसेट हो सकता है? इफ यू आस्क मी पर्सनली, मेरा माइंडसेट ऐसा होता है कि अगर मैं वो चीज 6-7 साल में अचीव कर लूँ तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि देन यू आर जेन्युइनली फाइनेंशियली फ्री फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। करेक्ट। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है तुम्हारे लिए कि तुमको 4-5 लाख रुपए की इनकम हर महीने कंसिस्टेंटली चालू रहेगी, वेदर यू वर्क और वेदर यू डोंट वर्क। तो इससे बड़ा गोल क्या हो सकता है, इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है, इससे बड़ा मेंटल पीस क्या हो सकता है? तो इफ यू कैन स्ट्रगल इनिशियली एंड देन डू वॉट एवर यू कैन, और अदरवाइज आप बोलो कि मैं अभी मजे कर लेता हूँ, भले ज्यादा टाइम जाए या नहीं भी हो चलेगा, या तो डिटीरियोरेट करना पड़े, तो व्हाट विल यू चूज? द फर्स्ट वन, कि जहां पर स्ट्रगल कर रहे हो, ग्रेजुअली आपकी लाइफस्टाइल बढ़ रही है क्योंकि आपने खराब तो ऑलरेडी देख लिया है, तो जब आप अच्छा ही अच्छा देखते जाओगे तो आपको बेटर ही फील होगा। सो व्हाई नॉट टेक दैट रूट? सो इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई एम ऑफ अ ओपिनियन कि इनिशियल स्ट्रगल और उसके बाद मजा is the best thing that you can do for yourself. तो अगर हम अमाउंट की बात करें, लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी ने सोच लिया कि आज से 10 साल के बाद मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, 10 साल के बाद मेरे अकाउंट में 7.5-8 करोड़ रुपए होने चाहिए, तो आज उसको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए और ग्रेजुअली उसकी इनकम के साथ कितना कितना अमाउंट उसे बढ़ाना चाहिए? उसका कोई स्ट्रेटेजी, कुछ फॉर्मेट है? यस, सो बेसिकली अब कौन से, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर SIPs जैसे चीज़ों की, जहाँ पर आप मंथली इन्वेस्ट कर सकते हो और मंथली ओवर अ पीरियड पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो 10-12 साल 13 साल का गोल इज़ अ गुड गोल फॉर यू, जहाँ पर आप स्टेप अप SIP का फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो कि आपने शुरू किया समझो 80,000, 90,000, लाख रुपए से, और आप उसको सिस्टमेटिकली 5%, 10% से बढ़ाते गए, और अगले 10-12 साल 13 साल में आप वो अमाउंट नंबर अचीव कर लो। सेकेंड चीज़ है, 10-12 साल एज ए नंबर वो सबके लिए कन्वीनियंट नहीं है, क्योंकि आपके बहुत सारे फॉलोअर्स ऐसे होंगे हु आर ऑफ द एज ऑफ 25, 28, 30, 35, और जो लोग ने अभी अभी करियर शुरू किया है, even if they start with 5,000 and keep moving forward and growing, तो अगले 20 साल 22 साल में मैं गारंटी देता हूँ 25 साल में आई फील दे विल हैव फाइनेंशियल फ्रीडम एंड दे वुड हैव अटेन्ड इफ दे डू इट विद अ डिसिप्लिन। क्योंकि अगर 5,000 से भी शुरू किया और हर साल 10-20% बढ़ाते गए खुद का इन्वेस्टमेंट, तो व्हाट विल हैपन ओवर द ईयर्स? और सर इसमें सबसे बड़ी बात जो है जिस पे हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग स्टार्ट्स किकिंग इनटू योर पोर्टफोलियो 8 साल के बाद। द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग स्टार्ट्स, जब मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग आपके पोर्टफोलियो में लगता है ना, तो असली मैजिक तब शुरू होता है। क्योंकि अब छोटा छोटा पैसा डाल के कॉर्पस बिल्ड कर लिया है, समझो 8 साल में आपका कॉर्पस हुआ है 40-50 लाख रुपए का, और जब वहाँ कंपाउंडिंग लगेगा तब बोलोगे मैं जितना पैसा डाल रहा हूँ उससे ज़्यादा कंपाउंडिंग से बढ़ रहा है मेरा पैसा। एंड दैट इज़ वेयर द रियल मैजिक इज़। क्योंकि आप अकेले मेहनत करके 8, 8.5, 10 करोड़ जो भी हम लोग बात करें वो पोर्टफोलियो नहीं बिल्ड कर सकते हो।
जब तक कंपाउंडिंग, जो ब्याज पे ब्याज, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट वाला गेम जब शुरू होता है तब असली मजा शुरू होता है. सो मेक श्योर दैट योर मनी कंपाउंड्स एंड योर मनी कंपाउंड्स फॉर अ लॉन्गर ईयर ऑफ टाइम. एक बार वो बहुत ज़्यादा सालों के लिए कंपाउंड हो गया तो $1 million काइंड ऑफ अ नंबर इज अचीवेबल. वो कितना भी अनअचीवेबल आज लगता हो सुन के, पर जब आप 15-20 साल कंपाउंडिंग को देते हो, आपके पैसे को देते हो, तब आप मैजिक देखते हो. इंटरेस्टिंग. सो जितने भी लोग अभी हमें सुन रहे हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप एक वर्कशॉप के तौर पे इस चीज़ को ले रहा हूँ कि पहला स्टेप उनका क्लियर हो गया, उनको पता चल गया कि उनका गोल क्या है. सेकेंड स्टेप उनको पता चल गया कि उनको किस तरीके से हर महीने इन्वेस्ट करना है, कुछ पर सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करना है, आपने जैसे बताया SIP के थ्रू. अब आता है तीसरा क्वेश्चन कि वो इन्वेस्ट करे कहाँ. मतलब एक ऑप्शन है कि मेरे फ्रेंड सर्कल या यूट्यूब या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐसे बोलते रहते हैं कि हाँ यार अभी मार्केट में ये कंपनी अच्छी चल रही है, वो कंपनी अच्छी चल रही है, तो क्या मैं खुद से विदाउट एनी एडवाइज़र खुद से भी तो इन्वेस्ट कर ही सकता हूँ ना. ये सब ऐप्स के थ्रू, या तो आप जैसे बता रहे हो म्यूचुअल फंड के थ्रू. तो कहाँ इन्वेस्ट करना राइट चॉइस है? सबसे पहली चीज़, अगर आपके पास दिमाग है, you can do DIY, do it yourself, and you think you have the expertise of that field, तो आपको DIY ऑप्शन चूज करना चाहिए. वरना मेरे हिसाब से टिप्स आर इंजूरियस टू योर वेल्थ. कौन सी टिप आपको कहाँ से मिली है, कौन सा सोर्स है, कुछ नहीं पता, और आप आपके हार्ड एंड पैसे उधर डाल रहे हो. उससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई हो सकती है क्या? आप आपके पैसे कमाने के लिए 20-25 दिन महीने के मेहनत कर रहे हो, 8 घंटा दे रहे हो, तो 8 × 25 कितना हुआ? मिनिमम 200-250 घंटे दे रहे हो. किसके लिए? पैसे कमाने के लिए. और कोई एक दोस्त ने आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फलाना ढिकने पे कुछ बता दिया और आप वहाँ से आपका जो बचत है वो डाल रहे हो, तो आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे हो. मुझे लगता है आप रिस्क नहीं ले रहे हो, आप खुद के साथ गलत कर रहे हो, क्योंकि आपने बहुत कुछ मेहनत की है तब जाके आपने ये पैसे बचाए हैं. वो आप ऐसे ही यूज़ भी कर सकते थे, कहीं पर कहीं उड़ा भी सकते थे, कहीं खर्चा भी कर सकते थे, खुद को अच्छा भी लगता था. उसके बदले आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ये होती है कि आप राइट जगह करो. तो उसके लिए म्यूचुअल फंड जैसे मीडियम आर वेरी गुड मीडियम्स, कि जहाँ पर यू हैव आउटसोर्स्ड योर वर्क टू अ राइट इंस्टीट्यूशन जो आपके लिए पैसा मैनेज करेगा और आपको पैसा बना के देगा, बिकॉज दे हैव द राइट टीम, राइट अप्रोच, लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन प्लेस, राइट रिसर्च, राइट नॉलेज और बहुत कुछ, जहाँ से वो आपको रिटर्न बना के दे रहा है. लेकिन ये म्यूचुअल फंड सिर्फ बड़े लोगों की गेम नहीं है. मतलब ऐसा देखा जाता है यार, ये सारी चीज़ें जिसके पास 2-3 हज़ार 5 हज़ार रुपये महीने के बचते रहेंगे, वो थोड़ी SIP के बारे में सोचेंगे, म्यूचुअल फंड के बारे में सोचेंगे. वो तो बड़े लोगों की गेम है. सर मुझे लगता है इससे बड़ा मिसकंसेप्शन कोई हो ही नहीं सकता है. आप देखो तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्या शुरू कर रहे हैं, माइक्रो SIP शुरू कर रहे हैं कि आप 250 का भी SIP कर सकते हो, 100 रुपये का भी SIP कर सकते हो. तो ये किसके लिए बन रहा है? ये इसके लिए बन रहा है, द पीपल दे वांट मोर एंड मोर पीपल एंड रिटेल इन्वेस्टर्स. ये बना है रिटेल इन्वेस्टर्स, आप जैसे मेरे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए, लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए, पुअर लोगों के लिए, जो यहाँ पर जाके स्टॉक मार्केट में या कहीं सेंसिबल तरीके से पैसे लगा सकते हैं, और जिनके पास नॉलेज नहीं है. जो बड़े लोग हैं उनके पास तो खुद की टीम्स होगी, खुद की बहुत सारी चीज़ें होगी, तो उनको शायद इसकी ज़रूरत हो नहीं हो, दैट इज़ अनदर टॉपिक. बट ये ज़रूरी किसके लिए है? ये ज़रूरी इसके लिए है फॉर ईच एंड एवरी इन्वेस्टर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन इंडिया ग्रोथ स्टोरी. अदरवाइज आप क्या करोगे? वही का वही गोल्ड लोगे, वही का वही और 4 चीज़ें करोगे जो सालों से करते आए हो. बट आर दे क्रिएटिंग वेल्थ फॉर यू? आंसर इज नो. सो टू क्रिएट वेल्थ, पीपल लाइक आप जिसकी बात कर रहे हो, जो 500, 1000, 2000, 5000 बचा सकते हैं, एग्जैक्टली उनके लिए म्यूचुअल फंड्स पहली चीज करनी जैसी है, बिकॉज इट इज गेटिंग मेड फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स ऑफ इंडिया, नॉट हैव द नॉलेज बट स्टिल वांट टू मेक मनी. सो ये चीज़ तो पता चल गई सर कि म्यूचुअल फंड करना है. लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें
तो कितना परसेंटेज सैलरी का हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? मतलब अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा 20-25 हज़ार रुपये सैलरी है महीने का, मेरे लिए आइडियल ब्रेकअप क्या होना चाहिए? कितना मुझे इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, कितना इसमें जाना चाहिए? तो आपको एटलीस्ट ये प्लान रखो कि 10 to 20% ऑफ योर इनकम इज इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. जो आप अनटच्ड रखो, उसको टच ना करो फॉर एटलीस्ट 7-8 years 10 years ऑफ योर इन्वेस्टमेंट होराइजन. उतना इन्वेस्टमेंट होराइजन होना ज़रूरी है. वही पैसा आप लॉन्गर टर्म के लिए 10 to 20% ऑफ योर इनकम ऐसी जगह डालो जो आपको चाहिए नहीं, विच इज़ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स. बाकी का पैसा आप ब्रेकअप कर लो कि आपको कोई शॉर्ट टर्म खर्चा है, इमरजेंसी फंड है, मीडियम टर्म खर्चा है, और वो पैसे को टच मत करो. वहाँ कंपाउंडिंग शुरू रखो और उतना ही पैसा डालो जो आपको पता है आप कंटिन्यू कर पाओगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. बाकी का पैसा देयर आर डिफरेंट वेज, डिफरेंट एवेन्यूज जहाँ पर आप रख सकते हो, जहाँ पर आप रखना चाहिए. इन्वेस्टमेंट करने के लिए फिर म्यूचुअल फंड ही क्या सही है? क्योंकि एडवर्टाइज में तो दिखता है कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन आई एम वेरी श्योर उसके अलावा बहुत सारे दूसरे भी ऑप्शंस होते हैं. रियल एस्टेट होता है, गोल्ड होता है. तो ये सारी जगह पर मैं इन्वेस्ट ना करके म्यूचुअल फंड में क्यों करूँ? मतलब क्या उसके परसेंटेज ऑफ रिटर्न ज़्यादा है या कुछ ऐसा है? सर, सबसे पहली चीज़ म्यूचुअल फंड्स की जब हम बात करते हैं तो मेजॉरिटी लोगों को म्यूचुअल फंड्स में एक ही चीज़ पता है, ठीक है, वो है इक्विटी. मतलब स्टॉक्स होता है, इक्विटी होता है और म्यूचुअल फंड्स चलते हैं. बट दैट इज़ नॉट द रियल ट्रूथ. म्यूचुअल फंड में 3 तरीके होते हैं. मतलब डेट होता है, हाइब्रिड होता है और इक्विटी होता है. तो इक्विटी में बहुत सारा मार्केट रिस्क इन्वॉल्व होता है. हाइब्रिड होता है, वहाँ पर थोड़ा बहुत मार्केट रिस्क होता है. और डेट प्रोडक्ट्स होते हैं, वहाँ पर देयर इज लॉट ऑफ सेफ्टी अटैच टू इट, क्योंकि वो डेट मतलब फिक्स्ड इनकम है, वो ब्याज पे पैसा दे रहे हैं फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. तो म्यूचुअल फंड सिर्फ यहीं पर सीमित नहीं है. जो हम बात करते हैं इक्विटी की, उसमें बहुत सारे प्रकार है. उसमें गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट होता है. तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट मच बेटर बिफोर इन्वेस्टिंग. पहली बात ये. दूसरी बात, गोल्ड का अब तक का हिस्टोरिक रिटर्न इज अराउंड 8-9%. रियल एस्टेट का आप रिटर्न्स देख लो इन अ सिटी लाइक मुंबई, लास्ट 10-15-20 साल का रिटर्न देख लो. स्पेशली लास्ट 10-12 साल का रिटर्न देख लो, जहाँ पर रेंटल यील्ड्स है 2%, प्रॉपर्टी का रियल एस्टेट का ग्रोथ है 4%, 5%. तो आप रियल रिटर्न बना रहे हो 7-8% के ऊपर नहीं बना रहे हो. हमको जब वेल्थ क्रिएट करनी है तो वेल्थ क्रिएट कैसे होगी? हमको इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न होना है. जब इन्फ्लेशन 7% है और हमारा रिटर्न भी 7% है, वो भी प्री टैक्स, पोस्ट टैक्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे, तो हम कैसे बीट कर पाएंगे इन्फ्लेशन को? और इन्फ्लेशन को बीट नहीं किया तो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे. तो जब वेल्थ क्रिएट करनी हो तो हमको रिटर्न मिलना चाहिए एनीवेयर बिटवीन 12%, 13%, 14% के आसपास का. आप हिस्टोरिक रिटर्न देख लो सेंसेक्स का, तो 14-15% से ग्रो हुआ है. इंडेक्स और बहुत सारे फंड्स हु हैव डन लिटिल बेटर और लिटिल लोअर देन द इंडेक्स. तो अगर आप उतना रिटर्न बना पाते हो, उसमें पोस्ट टैक्स गिन लो, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू क्रिएट वेल्थ. सेकेंड चीज होती है लिक्विडिटी की. आपने रियल एस्टेट ले लिया तो उसको बेचने में भी टाइम जाता है. करेक्ट. यहाँ तो क्या है, इट टेक्स T+2, तीसरे दिन आपके अकाउंट में पैसा आ गया. तो द रिस्क ऑफ लिक्विडिटी इज वेरी वेरी लो हियर, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लिक्विड प्रोडक्ट्स. तो उस हिसाब से आपको सोच के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. तो ये इन्वेस्टमेंट करने का राइट टाइम जैसा कुछ होता है? क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में वगैरह तो देखते हैं कि चलो ये कंपनी का शेयर एक लेवल तक नीचे जाएगा तब हम उसे बाई करेंगे जिससे फ्यूचर में आगे बढ़े. तो जैसे आप बता रहे हो म्यूचुअल फंड में भी ऐसा ही होता है कि लाइक ग्रुप रहता है, स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं. तो क्या उसमें भी कोई ऐसा राइट टाइम आता रहेगा कि नीचे आएगा तभी हम खरीदें? सर, एक कहावत है, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव लॉस्ट मनी बाई स्टेइंग ऑन द साइड लाइन्स. मतलब बाजार के बाहर रह के तुमने पैसा सबसे ज्यादा गवाया है. या तो आप करेक्शन का वेट कर रहे हो, या तो आप अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, या तो आप लुक्रेटिव टाइम का वेट कर रहे हो, या तो आप सोच रहे हो मेरे को जब मुफ्त मिलेगा तभी मैं खरीदूंगा. करेक्ट है? यस. और उस चक्कर में आप बहुत ज्यादा रिटर्न गवा देते हो. बिकॉज मुझे लगता है शायद कभी कभी भगवान भी फेल हो जाएंगे मार्केट को टाइम करने में, क्योंकि मार्केट वैसी चीज है. एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल ले लो, 2020 पे चले जाते हैं हम लोग, ठीक है? कोविड का टाइम. मार्च 2020 में कोविड के कितने केसेस थे?
इंडिया में बहुत कम होंगे, गिने चुने केसेस होंगे। तब मार्केट सबसे ज़्यादा बॉटम पे था। दिसंबर, जनवरी, फरवरी ऑफ 2021 जब सेकेंड वेव आया और थर्ड वेव चला, तब कितने केसेस चल रहे थे इंडिया में? बहुत ज़्यादा, लाखों में केसेस चले गए थे एक पॉइंट में। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिलती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो तब रिस्क ज़्यादा था। तब मार्केट वॉज एट अनदर लेवल ऑफ पीक। क्यों ऐसा था? लॉजिकली क्या होना चाहिए? जब केसेस बढ़ रहे तो बाजार नीचे होना चाहिए, केसेस कम है तब उल्टा होना चाहिए। लॉजिक ये बोलता है, बट हुआ क्या? उल्टा। एक टाइम पे बहुत सारी स्टोरीज सुनते थे कि वैक्सीन मिलते मिलते हमको 5 साल चले जाएंगे, 10 साल चले जाएंगे। तो ये न्यूज़ सुन के मार्केट शुड हैव रिएक्टेड नेगेटिवली, बट मार्केट ने रिएक्ट क्या किया? पॉजिटिवली। हम बोलते हैं कि वॉर चलता है तो बाजार नीचे जाता है। 2 साल से देयर इज सिमिलर टू अ वर्ल्ड वॉर 3 गोइंग बिटवीन रशिया, यूक्रेन एंड द अदर वेस्ट फोर्सेज इन्वॉल्व। करेक्ट। और बाजार ऊपर जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें इज आउट ऑफ योर लॉजिक विच यू मे नॉट अंडरस्टैंड एज अ कॉमन पर्सन, एज अ रिटेल इन्वेस्टर। तो आपको क्या करना है? गिव योर मनी टाइम इन द मार्केट रादर देन ट्राई टू टाइम द मार्केट। हमको चाहिए कि हम जब खरीदे वहां से बाजार ऊपर ही जाना चाहिए, विच इज लॉजिकली नॉट पॉसिबल। हो ही नहीं सकता है। मेरा एक पर्सनल एग्जाम्पल दे दूं सर। हम लोग ने एक रियल एस्टेट बेची थी फैमिली ने, और हम लोग ने बेची थी वो 2019 सितंबर अक्टूबर में। और धीरे धीरे करके जो रियल एस्टेट में पैसा आता है, तो हमको पूरे का पूरा पैसा आ गया बाई जनवरी ऑफ 2020। हमने वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया बाजार में। एग्जैक्ट प्रिसाइज अमाउंट बताओ तो होता है 1,11,00,000 रुपया। बाई जनवरी ऑफ 2020 वी वर इन्वेस्टेड इन द मार्केट्स। मार्च में कोविड आ गया और वही 1,11,00,000 रुपया हो गया 84 लाख रुपीस। अगर मुझे ये पता होता तो क्या मैं अपना पैसा डालता? नहीं डालता। बट आई गेव माई मनी टाइम इन द मार्केट। सो नाउ दैट मनी इन द लास्ट 4 years हैज क्रॉस्ड 3.25 crores। बट क्या मैं टाइम कर पाया? नहीं। मैं फेल हुआ टाइम करने में, यस। बट एज एन इन्वेस्टर when you stay in the market, did I make money? Answer is yes. अच्छा पैसा बनाया, बहुत अच्छा पैसा बनाया। सोचा था उससे ज़्यादा बनाया। Answer is yes. But how? Why? Not timing the market. But investing in the market. Time in the market. लेकिन अभी सवाल ये होता है कि मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूँ कैसे? मतलब nowadays there are so many applications available। आज हमें कितनी सारी एडवर्टाइज दिखती रहती है कि आई डोंट वांट टू नेम द नेम ऑफ द ब्रांड, बट देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस। मैं डाउनलोड करता हूँ, मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ है। डाउनलोड किया है मैंने, वहाँ से कुछ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया है। तो क्या आपके करियर में कोई ऐसा पर्सन मिला है जिसने ऐसे कुछ गलतियाँ की हो, या क्या ये रिस्क है या ये वाइज इन्वेस्टमेंट है कि खुद से मैं इन्वेस्ट करना चालू कर दूँ? अगर आपके पास नॉलेज है और आप खुद से इन्वेस्ट कर रहे हो तो नथिंग लाइक इट, यू शुड डू इट। क्योंकि आप उसमें बहुत सारे कॉस्ट भी बचाते हो, बहुत कुछ होता है और बहुत सारे फ़ायदे भी हैं उसके। बट यू शुड हैव द राइट नॉलेज, राइट टाइम, एंड यू शुड डिवोट दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन टू योर पोर्टफोलियो, और आप कर सकते हो। बट अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है और आप दूसरे फैक्टर सोच के सिर्फ, मतलब आपके पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, डेडिकेशन नहीं है टू लुक आफ्टर दैट पोर्टफोलियो, और आप फिर भी वो चीज़ करते हो, तो इट इज़ कॉल्ड पेनी वाइज पाउंड फुलिश। मतलब आप अठन्नी बचाने के चक्कर में आपके पूरे के पूरे 100 रुपये का नुकसान कर रहे हो। करेक्ट। उसको बोलते हैं पेनी वाइज पाउंड फुलिश। तो आपको करना क्या चाहिए? अगर आपको नहीं समझता है तो आपको कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे कोचेस होते हैं, उनकी हेल्प लेनी चाहिए। क्योंकि हेल्प लेने और पैसा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इफ़ दे आर एडिंग वैल्यू टू यू। तो अगर वैसा कुछ लगता है तो आपको ज़रूर वैसे लोगों की हेल्प लेनी चाहिए जो फुल टाइम काम करते हो, एक्सपीरियंस्ड हो, एजुकेशन अच्छा हो, उनसे आपको हेल्प लेनी चाहिए। वो आपका फ़ायदा वैल्यू ऐड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है कि जब भी अगर सब लोग इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देंगे, कहीं ना कहीं रिटर्न्स एवरेज ऑफ नहीं हो जाएंगे? मतलब अभी मैं जस्ट रिसेंटली अगर देख रहा था एक आर्टिकल,
आरबीआई ने स्टेटमेंट दिया था कि सभी सेविंग्स के पैसे, इतने ज़्यादा इन्वेस्टर्स अभी बढ़ गए रिटेल इन्वेस्टर, कि वो लोग सेविंग बैंक में पैसा रख ही नहीं रहे और सारी चीज़ें वो लोग म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, तो जहाँ जिसकी वजह से लिक्विडिटी टॉस पे आ गया है। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि एक्सट्रीम एक साइड सब इन्वेस्ट करने लगेंगे तो वो इकोनॉमी को फ़र्क पड़ेगा? सर अभी भी इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10% पीपल हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग in Indian equities, in mutual funds, in XYZ put together. अभी भी 90% जनता इन्वेस्टमेंट यहाँ ये सब जगह नहीं करती है। तो अब तो दिस इज जस्ट 10%, 8 to 10% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन विच इज इन्वेस्टिंग, और हम बोल रहे बहुत ज़्यादा हो गया। सो दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ अ इक्विटी मोमेंट इन इंडिया विच हैज स्टार्टेड, बट द ओनली थिंग इज people who will stay will make money. इक्विटी मार्केट में बहुत सारी वॉलेटिलिटी आती है, बहुत कुछ आता है, मेकिंग रिटर्न्स इज नॉट ईजी। आप कभी सर ट्रैक पे गए हो? यस। ट्रैक पे जाते हैं तो ट्रैक पे क्या होता है, एक दिन ठंडा माहौल हो जाता है, एक दिन गर्म होता है, एक दिन बारिश होती है, टेंट में रहना पड़ता है, देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रगल। बट आप जब डिसेंड करके नीचे आते हो तब आपको मज़ा क्या आती है कि you have lived an amazing experience. True. Exactly the same way markets are. कभी अच्छे दिन आएंगे, कभी बुरे दिन आएंगे, कभी आपका पेशेंस टेस्ट होगा, कभी आपका पेशेंस टेस्ट नहीं होगा, कभी यूफोरिया चलेगा, कभी नहीं चलेगा। सो इन एवरी एटमॉस्फियर और एवरी क्लाइमेट, वेदर यू स्टे, इफ यू स्टे देन यू मेक दैट मनी, इफ यू डोंट स्टे यू डोंट। मैंने बहुत सारे ऐसे LIC एजेंट्स को देखा है जो शायद इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस, ये दोनों चीज़ों को कहीं ना कहीं कंबाइन करते हैं। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? मतलब क्या इन्वेस्टमेंट अलग होना चाहिए, इंश्योरेंस अलग होना चाहिए, या दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या किस तरीके से करना चाहिए प्लान? वीरल सर, आपको एक चीज़ बताता हूँ। पहली बात जो आपने बोली वो मेरे दिल के बहुत करीब है। देयर आर लॉट ऑफ इंडियंस एंड पीपल अक्रॉस द ग्लोब, even after the age of 60, 65, are dependent on their children, are still working to make their ends meet. या तो स्ट्रगल कर रहे हैं, या तो कोई चैरिटेबल ट्रस्ट या XYZ पे थोड़े बहुत डिपेंडेंट है। तो ये चीज़ क्योंकि यू हैव वर्कड फॉर 25-30 years ऑफ योर लाइफ, उसके बाद भी आप अपना प्लान नहीं कर पाए। दिस इज एग्जैक्टली वॉट लाइफ लुक्स विदाउट अ प्लान। तो मेरा सिंपल कहना है कि life insurance is a replacement if you are not there. So it is a risk that you need to cover, which is called life insurance. तो वो टर्म इंश्योरेंस बहुत अच्छे से आपका काम कर देता है। उसके बाद भी अगर आपको कोई नीड लगती है, because there are lot of fixed income products which give you a fixed income over next 30 years, 40 years, 50 years, जो लाइफ इंश्योरेंस में है। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पर अपने को वेल्थ क्रिएशन नहीं चाहिए और अपने को वी आर लुकिंग फॉर अ शॉर्टर पीरियड, मतलब वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न देते रहे, सेविंग्स और फिक्स्ड हो, तो आप वो सब सोच सकते हैं। अदरवाइज यू हैव वेल्थ क्रिएशन, यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स, और आप अपने आप को सेपरेट रखिए इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को। आई एम वेरी श्योर कि आपके बहुत सारे क्लाइंट्स की अलग अलग स्टोरीज रहेगी। आप 8-10 साल से तो मैं आपको जानता हूँ ये इंडस्ट्री में, आई एम वेरी श्योर पहले से रहोगे। तो मुझे कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स बताइए जो नॉर्मल पर्सन करते हैं अपनी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग जर्नी के अंदर, और उस चीज़ से हम कैसे बच सकते हैं। वेरी ट्रू। तो एक मुझे जो कॉमन मिस्टेक लगती है वो है इन्वेस्टमेंट तो कर लेते हैं बट उसको रखते नहीं है ज़्यादा टाइम के लिए, विच आई फील एग्जिटिंग टू अर्ली इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, बिकॉज यू आर नॉट अलाउिंग दैट कंपाउंडिंग फैक्टर टू एंटर इन। कभी कभी क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा पैसे डाल देते हो, आप एसेट एलोकेशन नहीं करते हो, आप बहुत ज़्यादा पैसे डाल दिए इक्विटीज़ में क्योंकि आप रिटर्न्स चेस कर रहे हो। उसका प्रॉब्लम होता है कभी कभी कि आपको इमरजेंसी है या आपको पैसा चाहिए, देर आर सम शॉर्ट टर्म नीड्स, देर आर सम मीडियम टर्म नीड्स, आप पैसा निकाल रहे हो एंड योर मनी इज़ नॉट कंपाउंडिंग। मनी कंपाउंड नहीं होने से बुरा कोई और प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म में मुझे दिखता ही नहीं है। जो पैसा आप लॉन्ग टर्म में डाल रहे हो उसको जब तक इमरजेंसी यहाँ ना आ जाए, आपको लगता है एवरीथिंग हैज़ नॉट फॉलन इन प्लेस, इट हैज़ गॉन रॉन्ग, और आप टच कर रहे हो तो इट मेक सेंस। अदरवाइज वो पैसा ऐसा है जिसको टच नहीं करना चाहिए।
let the beauty of compounding, let the magic of compounding, make that magic for you with your money, let it grow 10x 20x 50x, तब जाके असली मजा आएगा. So the biggest mistake I see is that, and second mistake that I'm seeing amongst people is वो लोग बोलते हैं मैं थोड़ा ट्राई कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं ये क्या होता है क्या नहीं होता है, एंड दे स्टार्ट वेरी स्मॉल और वो पूरा एक साइकिल ख़त्म करते हैं, फिर बोलते हैं अब तो पैसा बना. बट उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, दे हैव मिस्ड दैट 6 7 8 ईयर्स क्योंकि वो ट्राई कर रहे थे. मैं बोलता हूँ ट्राई मत करो, बैक टेस्ट कर लो, बहुत सारा डेटा मिलेगा आपको पास्ट का जो आपको कॉन्फिडेंस दे देगा, एंड स्टार्ट विथ सम सेंसिबल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टिंग रादर देन जस्ट ट्राइंग. क्योंकि आप वापस ट्राई करोगे 7-8 साल आपके वेस्ट कर रहे हो और वो एक साइकिल है, वो वापस आपको 7-8 साल की साइकिल में जाना पड़ेगा. यू आर मिसिंग दैट 7-8 ईयर्स ऑफ हाई कंपाउंडिंग. तो वो बेवकूफ़ी भी मत करो. सो जिसके पास पैसा है वो अंडर इन्वेस्टमेंट ना करे, और जिसके पास पैसा लिमिटेड है वो ओवर इन्वेस्टेड भी ना हो जाए, जस्ट टू मेक श्योर दैट दे मेक हायर रिटर्न्स. बैलेंस इट वेल. तो ये 2 मिस्टेक्स कॉमन सभी में होती है. बहुत कॉमन मिस्टेक्स है. अंडर इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है बिकॉज दे वांट टू ट्रायल. मैं एक बार पहले ट्राई कर लूँ खुद से. वो ट्राई करने में यू हैव टू वेट फॉर द एंटायर साइकिल टू कंप्लीट. ट्रू. एंड यूजुअल इक्विटी साइकिल इज ऑफ 6 to 7 ईयर्स, जहाँ पर आपको 3 चीज़ें मिलेगी. एक फ्लैट वाला फेज मिलेगा जहाँ पर बाजार कहीं नहीं जा रहा है, ऊपर नीचे वो थका रहा है, इट इज़ टेस्टिंग योर पेशेंस. एक होगा वो डिप होगा 10% 15% 20% का, जहाँ पर आप थोड़ा फियर में आ जाओगे. और तीसरा लास्ट वाला फेज होगा वो है यूफोरिया वाला फेज, जहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा बनेगा. सो जब ये तीनों साइकिल से जाओगे तब जाके आपका पैसा बनता है. और उसके बीच में अगर आप बोलो मैं ट्राई कर रहा हूँ तो आपको वापस वो 6 साल नहीं आने वाले. करेक्ट. सो दैट इज द थिंग विच आई थिंक shouldn't happen with lot of people. चौथी मिस्टेक जो मैं बताता हूँ कि हर महीने वो जो स्टेटमेंट हम देखते हैं ना, उससे अंदर मन में लड्डू फूटते हैं कि गए महीने में इतना था, ओके ये महीने में इतना, ओके चलो चलो सोचो अभी कहाँ निकालना है, कहाँ क्या खर्चा करना है. So if you ask me personally, becoming a passive investor is one of the best thing that can happen to you. वो पैसा नहीं देखना और ग्रो होने देना वही सबसे बड़ी चीज़ है, और वो अगर आप कर पाओ करेक्ट तो बहुत अच्छी है. और ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में मैं ऐसी उल्टी चीज़ बता रहा हूँ जो आप अगर फॉलो कर लो तो बहुत ही बढ़िया है. आपके पास जो ऐप है जहाँ पर आप ट्रैक कर रहे हो रोज रोज का, वो ऐप डिलीट कर दो उसके बाद आपका पैसा उससे ज़्यादा बढ़ेगा. सो ट्रू, सो ट्रू. क्योंकि क्या होता है, व्हेन यू स्टार्ट सीइंग इट डेली, ट्रैकिंग इट डेली, मनी इज नॉट गोइंग टू चेंज. ऐसा है कि आप रोज देखोगे तो पैसा ज्यादा बढ़ेगा, नहीं, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. इट इज लाइक आप वो मैंगो का ट्री, आम का झाड़ होता है, उसको आपने बीज डाला और आप देखते रहोगे कि आज आएगा आम, कल आएगा आम, परसों आएगा आम. आम आने वाला है क्या? वो उसका टाइम लेगा क्योंकि उसको 4 5 6 7 8 साल लगता है आम देने को. तो आप रोज देखोगे तो जल्दी होगा. आपको क्या करना है उसके लिए? वेट करना है, पानी देना है, और उसको जो भी खाद लगता है वो देना है. तो आपको इन्वेस्टमेंट में क्या करना है, आपका जो डेली पैसा जाने वाला है रेगुलरली, वो पैसा डालते रहना है, और बाकी कुछ आपको ट्रैक करोगे तो शायद आप तकलीफ में आ जाओगे. ट्रू. क्योंकि आपका हार्ड एंड पैसा आप नीचे देखोगे तो तकलीफ, आप ज़्यादा ऊपर देखोगे तो यूफोरिया. और वो इमोशंस मैनेज करना ही सबसे डिफिकल्ट चीज़ है मार्केट में. सो ट्रू. कोई अगर मुझे पूछे कि मेरे को क्या करना चाहिए बाजार में पैसा बनाने के लिए, तो मैं बोलता हूँ तेरे को टेक्निकलिटीज पूछना है तो भी चलेगा. इफ यू कैन मैनेज योर बिहेवियर वेल इन दिस मार्केट, नो वन कैन मेक मोर मनी देन यू. उसके लिए बिहेवियरल फाइनेंस इज द बिगेस्ट थिंग इन फाइनेंस. और आज सब लोग उस पर ही रिसर्च कर रहे हैं. Correct. Rather than talking about technicalities and nitty-gritties and how do you make money and how do you not make money. Correct. If you can manage your behavior, you can make money. एक चीज़ मुझे और पूछनी है, फाइनेंशियली फ्रीडम लेने के लिए मुझे पैसा सेविंग्स करना ज़्यादा ज़रूरी है या मैं ज़्यादा इनकम जनरेट करूँ वो ज़्यादा ज़रूरी है? जहाँ ज़्यादा इनकम जनरेट होगी और आपके हैबिट्स अंडर कंट्रोल है,
तो आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा सेविंग करोगे। तो जब आप एक चीज़ पे फोकस कर रहे हो, दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली इन प्लेस है, तो तीसरी चीज़ पे तो आप अपने आप पहुंच रहे हो। सो यू नीड नॉट हैव टू लुक एट मल्टीपल थिंग्स। मतलब मेरे को लगता है जितना हम कॉम्प्लेक्स करते हैं उतना ही पैसा इजी है, क्योंकि अब आप एक चीज समझो, आपका इनकम स्काई रॉकेट हो रहा है, उसके साथ आपके खर्चे भी स्काई रॉकेट हो रहे हैं, तो आपका सेविंग क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। तो आपको करना क्या है कि द ग्रोथ ऑफ योर इनकम शुड बी फास्टर देन द ग्रोथ ऑफ योर एक्सपेंस। तो वो जो मल्टीफोल्ड पैसा बचेगा वो आपका क्या होगा? सेविंग होगा। जब वो सेविंग हो गया तो आपकी गेम अच्छी हो गई। सो द पॉइंट इज फोकस ऑन नेसेसिटीज, फोकस ऑन बिकमिंग वेल्दी रादर देन लुकिंग रिच। वो दूसरे को दिखाने के चक्कर में हम लोग लाइफस्टाइल अपग्रेड कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, जितनी चाहिए उससे बड़ी गाड़ी खरीद लेते हैं, जितने चाहिए उससे बड़ा घर खरीद लेते हैं, एक के बदले 4 AC लगा देते हैं। उसका लॉस किसको है? हमको। तो मेक श्योर यू डोंट लुक रिच, यू बिकम वेल्दी। ये अगर कर लिया तो आप सुखी हो। सुपर सुपर ग्रेट लर्निंग सर, बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखने मिली आज। मतलब राइट फ्रॉम गोल सेटिंग से लेके कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, उसके क्या क्या मिथ्स है, बहुत सारी चीज़ें आज सीखने मिली। आई एम वेरी श्योर कि आज का जो हमारा पॉडकास्ट है इसके थ्रू बहुत बहुत वैल्यू ऐड होने वाली है लोगों को। तो ऑल थैंक्स टू यू सर, आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। एक लास्ट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि अगर हमारे किसी भी व्यूअर को इस तरीके का फाइनेंशियल गाइडेंस चाहिए या उनको अपना प्लानिंग करना है, तो आप किस तरीके से हेल्प कर पाओगे? सो विरल जी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थैंक यू। आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आपके फॉलोअर्स, आपके व्यूअर्स, इतनी बड़ी जो जनता आपको चाहती है और आपको सुनती है, उनके तक मैं पहुंच पाया, एंड आई कुड हैव एडेड लॉट ऑफ वैल्यू टू देम। सो थैंक्स टू यू फॉर डूइंग एंड बिल्डिंग अ ब्यूटीफुल कम्युनिटी लाइक दिस। एंड दूसरी चीज़, आई एम अवेलेबल ऑन माई ईमेल, आई एम अवेलेबल, वी हैव अ कंपनी, तो वहाँ पर मेरी बहुत सारी बड़ी टीम है एडवाइजर्स की और बहुत लोगों की, तो आपको अच्छे से हेल्प कर सकती है। जहाँ भी आपको हेल्प लगे, मदद लगे, जो भी कुछ लगे, वी आर हैप्पी टू हेल्प। और उसके साथ साथ जैसे मेरी आपसे बात हो रही है कि वी कैन हैव अ वंडरफुल मास्टर क्लास टुगेदर, तो हम लोग उस पर भी कुछ करेंगे। तो शायद अब फॉर्म नीचे डिटेल्स दे दूंगा, यस, डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल में फॉर्म दे दूंगा। अगर आप में से किसी को भी अगर सर के साथ कनेक्ट करना है, उनसे एडवाइस चाहिए, तो वो फॉर्म फिल कर लीजिएगा एंड सर विल टेक केयर ऑफ योर फाइनेंशियल हेल्थ। it is all for Viral sir and his follower and the love that I have for him. Thank you so much.